क्या पढ़ रहे थे भाई पिछली क्लास में? कांत पढ़ रहे थे। अच्छा, कांत में कहाँ पहुंचे थे? जान बच गई थी कि नहीं? बच गई थी जान? जान बचा ली थी ना? अच्छा, चलो। तो इसका मतलब है आपने इमैनुअल कांत में उसका पढ़ लिया था। फर्स्ट मैक्सिम ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का, या प्रथम सूत्र। कौन सा सूत्र था? सार्वभौमिकता का सूत्र। क्या कहता है सूत्र? यह सूत्र कहता है वही उचित है जो उस दशा में तुम अपने लिए स्वीकार करोगे। क्या उचित है? वही उचित है जो सार्वभौमिक है। और सार्वभौमिक क्या है? जो उस दशा में अपने लिए सोचोगे। जो अपने लिए सोचोगे वही दूसरे के लिए भी करना होगा, क्योंकि वही जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए भी करना होगा। जो तुम अपने लिए चाहते हो उसको कब प्राप्त कर पाओगे? जब वो चीज हर समय हो रही हो। तो कभी तुम घायल हो गए, तुम्हारी जान कब बचेगी? जब लोग सबकी जान बचा रहे हो। सबकी जान बचा रहे हो तो तुम सर्टेन रहोगे कि मैं घायल होऊंगा तो मेरी जान बचेगी। और ये तभी संभव है जब तुम अपने लिए चाहते हो जो वो दूसरों के साथ भी हो रहा हो। जब दूसरों के साथ वैसा हो रहा होगा तो क्या बन चुका होगा? वो नियम ना। तो आप अगर जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए भी करना होगा। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा सबके लिए एक समान नियम। और इसी एक समान नियम से जो सबके लिए एक होगा, उससे क्या आएगी? इससे आएगी सार्वभौमिकता। हम लोग तलाश रहे थे कि कैसे पता करें कि क्या उचित क्या अनुचित है। कांत ने उसका एक तरीका सिखाया कि उचित की पहचान करने का तरीका है कि किसी दशा में मौजूद सारे विकल्पों को देखो और देखने के बाद यह देखो कि उनमें से कौन सा विकल्प तुम अपने लिए चुनोगे। जो विकल्प तुम अपने लिए चुनोगे वही विकल्प दूसरों के लिए भी चुनना पड़ेगा। तो अपने लिए और दूसरे के लिए दोनों मिला लो तो क्या हो गए? सबके लिए। तो जो तुम अपने लिए चुनोगे वही सबके लिए होगा। जो सबके लिए होगा वो सार्वभौमिक होगा। इस तरीके से कांत ने यह पहचानना बताया कि सारे विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक है, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो पिछली कक्षा में विकल्प बनाए होंगे हमने कि एम्बुलेंस बुला लोगे, दोस्त को फोन करोगे ना, तमाम तरह के विकल्प बनाए होंगे। और क्या पाया होगा कि उसमें से तुमको अगर कहा जाए कि तुम घायल अगर होते तो तुम अपने लिए क्या चुनते? तो तुमने क्या चुना था कि जो आदमी वहां खड़ा हो वही हमारी जान बचाए। हम अपनी जान बचाने को इस तरह की संभाव्यता पर नहीं छोड़ सकते कि एम्बुलेंस आई तो जान बचेगी, नहीं आई तो जान नहीं बचेगी। कोई दोस्त होगा तो जान बचेगी, नहीं तो इस तरह की बात पर आप नहीं छोड़ सकते। इससे एक नियम बना था
कि जो वहां मौजूद होगा उसको जान बचानी पड़ेगी। तो जब दूसरे से तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बचाए, तो तुमको भी दूसरे की जान बचानी पड़ेगी। तो तुमको इंटरव्यू क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे थे, छोड़ना पड़ा। अब अगर इसी से पता चल गया उचित का, तो आगे क्यों बढ़े हम? एक सूत्र पर्याप्त है, आगे दूसरे सूत्र में क्यों जाएं? क्योंकि पिछली कक्षा में क्या कहा था? नैतिकता के 3 सूत्र, 3 सूत्र से उचित अनुचित का पता लगाएंगे। यहां तो एक से ही पता चल गया कि जान बचाने वाला विकल्प क्या है, उचित है। यही बात हर विकल्प में लागू कर देंगे, हर दशा में लागू कर देंगे। जितने विकल्प हमको मिलेंगे हर दशा में, उनमें से देख लेंगे कौन वाला सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। जो सार्वभौमिक बनाया जा सकता हो वही नैतिक हो जाएगा। तो फिर तो दूसरे विकल्प पर जाने की जरूरत ही नहीं। दूसरे विकल्प में क्यों जाना होगा और उचित की पहचान के लिए पहला विकल्प ही पर्याप्त क्यों नहीं है, उसके लिए सुनिए एक दूसरी दशा। पहली दशा में तो आप आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे थे, दूसरी दशा में कुछ और होने जा रहा है। इसी दूसरी दशा में हम दूसरी शर्त इंट्रोड्यूस करेंगे। देखेंगे पहली शर्त से काम नहीं चलेगा, अकेले पहली शर्त से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए एक लड़की है जो जेएनयू में पढ़ाई करती है, और उस समय वाले जेएनयू में जब वहां वामपंथ का दबदबा था, राष्ट्रवाद और दक्षिण पंथ के बयार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चार दीवारी को पार नहीं कर पाई थी, और प्रायः वहां रोज अलग अलग तरीके के प्रदर्शन होते रहते थे। वैसे प्रदर्शन में आजादी आजादी का नारा लगाने वाली एक स्त्री, उसका विवाह पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के किसी एक एसडीएम लड़के से हो गया। ठीक है, उस एसडीएम लड़के ने या तो आजमगढ़ के इस किसी कॉलेज से या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो। अब चूंकि लड़की भी आजमगढ़ की थी, लड़का भी वहीं का था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज में एक एलिजिबल बैचलर अच्छा वर वो माना जाता है जिसके पास सरकारी नौकरी हो। तो जेएनयू में पढ़ाई लिखाई करने और उस स्तर का मानसिक विकास होने के बावजूद माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने वो लड़का नहीं ढूंढा जो उसी तरह उच्च शिक्षा में हो। उन्होंने तो बीए की पढ़ाई करके, इलाहाबाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके, वहां के किसी गली मोहल्ले में 5 साल काट चुके, प्रतियोगी परीक्षा दे चुके एक ऐसे विद्यार्थी का, या एक ऐसे बच्चे का चयन किया अपनी बेटी के वर के लिए, जो 4 साल बीए करने के बाद केवल तैयारी किया है, और उससे एक बार एसडीएम के परीक्षा, एसडीएम के पद पर उसका चयन हो गया। अब जब ये विवाह करके गई वहां, तो लड़की तो आजाद ख्यालों वाली है और परिवार परंपरागत है। लड़की की मां, लड़के की मां ने जिद की। अच्छा, लड़के की मां भी पढ़ी लिखी, इलाहाबाद से हुई पढ़ी लिखी अपने समय में। उसने जिद की अपनी बहू से कि टो रिंग पहना करो, बिछिया पहना करो, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ। लड़की ने ऑब्जेक्ट किया कि ये सब ठीक नहीं है, पैट्रियार्की का चिन्ह है, और मैं जेएनयू से समाजशास्त्र पढ़ के आई हूं। उसे पीएचडी कर रही थी, पीजी किया था। ये बात ठीक नहीं, ये रिग्रेसिव समाज का लक्षण है। लड़के की माताजी और इस लड़की में जो उनकी बहू, उसमें बहस हो गई, और दोनों ने तय किया कि आखिर में इसका फैसला नैतिकता के प्रतिमान से किया जाए। और बात आगे बढ़ी तो लड़की की मां ने कहा कि किस नैतिक प्रतिमान से तुम तय करना चाहती हो, जो मैं बता रही हूं गलत है। लड़की ने कहा कोई नैतिक प्रतिमान लगा लीजिए। उसने कहा कांत लगा लें। लड़की ने कहा बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। लड़के की माताजी ने कहा कि देखो, मैं तो अपने बेटे से ना सिर्फ मैं ये कहूंगी कि तुमको मंगलसूत्र, सिंदूर
टोरिंग पहनना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर तुम नियंत्रण में ना रहो तो मेरे बेटे को तुमको नियंत्रण में लाने के लिए कई बार घरेलू हिंसा भी करनी चाहिए। लड़की ने पूछा वो कैसे, ये नैतिक कैसे होगा? उसने कहा देखो, कांत की नैतिकता का प्रथम सूत्र कहता है जो तुम अपने लिए स्वीकार करोगी वही दूसरे के लिए करो। मैं अपने लिए स्वीकार करूंगी कि मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, मैं सिंदूर लगाऊंगी, मैं टोरिंग पहनूंगी, और मेरे पति ने अगर मेरे साथ कभी इस तरह की कोई मारपीट की तो मैंने उसको प्रति क्या प्यार समझा ना? इसलिए मैं समझती हूं कि तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए। तो लड़के की माताजी ने कांत की नैतिकता के प्रथम सूत्र सार्वभौमिकता का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा को, मंगलसूत्र को, टोरिंग को, सिंदूर को, सबको नैतिक बताने का प्रयास किया। अब अगर कांत का नैतिकता का यह प्रथम सूत्र ही एकमात्र प्रतिमान होता क्या नैतिक है, और उसमें सिर्फ यही बात नैतिकता का प्रतिमान होती कि जो सार्वभौमिक है वही उचित है, और सार्वभौमिकता की पहचान का केवल यही तरीका होता जो अपने लिए स्वीकार करोगे वही दूसरे के साथ करो, तो फिर तो लड़के की मां कह ही रही है कि मैं अपने लिए सिंदूर भी स्वीकार करूंगी, मंगलसूत्र भी स्वीकार करूंगी, और इसलिए तुमको भी ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। लड़की ने कहा माताजी, इलाहाबाद और जेएनयू में यही फर्क है। इलाहाबाद में कांत की नैतिकता का एक ही सूत्र पढ़ाया गया होगा, जेएनयू में उसके आगे के सूत्र भी पढ़ाए गए। आपका जो नैतिकता का प्रतिमान है वो नैतिकता का कांत में एक प्रतिमान है, एकमात्र नहीं, वो पहला सूत्र है। पहले सूत्र से पास हो जाने के बाद दूसरे सूत्र से भी उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर दूसरे सूत्र से पास नहीं हो तो इसका मतलब वो संगत नहीं है। तो अगर इस तरह की दशा में कोई एक समाज का ऐसा वर्ग हो जिसको हिंसा सहने की आदत पड़ गई हो, जिसमें मिथ्या चेतना पैदा हो गई हो, मिथ्या चेतना समझते हो नहीं समझते हो? सच्चाई ना समझ पाने वाली चेतना, जिसकी चेतना को हाईजैक कर लिया है कल्चर ने, धर्म ने, बजरंग दली बना लिया, तालिबानी बना दिया, क्या है? मिथ्या चेतना। उसकी चेतना को ऐसे हाईजैक कर लिया कि वो आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, सांप्रदायिक कार्य कर रहा है और समझ रहा है कि सही है। असल में उसकी जो चेतना है वो रियल चेतना नहीं है, किसी आर्टिफिशियल आइडिया को हमने उसकी चेतना पर थोप दिया। तो मिथ्या चेतना का शिकार लोग प्रायः जैसी दुनिया अपनी गढ़ते हैं, उस दुनिया को अगर वो सबके लिए बनाना चाहें तो बात कई बार इस नियम से संगत होने के बावजूद जो अपने लिए जैसा मान रहे हैं वही सबके लिए लागू करना चाहते हैं, नैतिक नहीं हो सकती। तो कैसे पता करें? इसी के लिए कांत ने पहले सूत्र के अलावा एक दूसरा सूत्र भी बताया। ये दूसरा सूत्र क्या है? सेकेंड मैक्सिम ऑफ मोरालिटी है कि आप किसी भी उस बात को नैतिक नहीं मान सकते जिसमें किसी भी मनुष्य को साधन बनाया जा रहा हो। क्या सूत्र है? प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य मानना होगा, कभी भी साधन नहीं। तो पहला सार्वभौमिकता के सूत्र से अगर संगत हो गया तो भी देखना होगा कि जिसको आप सार्वभौमिक बना रहे हैं उसमें किसी मनुष्य को साधन तो नहीं बना रहे। अगर साधन बना रहे हैं तो इसका मतलब सार्वभौमिकता के पहले प्रतिमान पर खरा उतरने के बावजूद ये नैतिक नहीं है। अब अगर इस दूसरे वाले केस में हम साधन वाला और साध्य वाला प्रतिमान लागू करते तो क्या देखेंगे? जो सास लड़के की मां ये कह रही है कि मैं तो घरेलू हिंसा सहने के लिए भी तैयार हूं, इसलिए तुम्हारे साथ भी घरेलू हिंसा होनी चाहिए। मैं टोरिंग पहनने के लिए तैयार हूं, मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम्हारे साथ भी ये सांस्कृतिक प्रतीक धारण करने का नियम बनना चाहिए। वो जब ऐसा कर रही है तो पितृसत्ता के प्रतीकों को स्वीकार कर रही है। और पितृसत्ता में क्या होता है? स्त्रियां क्या बन जाती हैं? साधन, पुरुष साध्य। इसका मतलब ऐसा कोई सांस्कृतिक नियम जो किसी एक वर्ग को साधन और दूसरे को साध्य बनाता हो, उसका कोई भी नैतिक प्रतिमान चाहे आप अप्रूव भी कर देंगे तब भी नैतिक नियम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब किसी भी स्त्री के संदर्भ में इस तरह की बात कि उसको सांस्कृतिक प्रतीक धारण करने होंगे, बुर्का पहनना होगा ना, हिजाब पहनना होगा, मंगलसूत्र पहनना होगा, यह नैतिक नहीं है। क्योंकि आप एक व्यक्ति को क्या बना रहे हैं? साधन।
क्या कह रहे हैं कि आपको ये पहनना होगा। होगा का मतलब क्या कर रहे हैं आप, वस्तुकरण कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ पहले से निर्धारित कर रहे हैं। और निर्धारित किसके बारे में होती चीजें, वस्तुओं के बारे में। आप कह रहे हैं उस स्त्री को जो शादी करके गई जेएनयू की कि आपको मंगलसूत्र पहनना होगा, आप निर्धारणवाद कर रहे हैं। और निर्धारणवाद क्या होता है, संकल्प विषमता का विरोधी। जब मनुष्य साध्य होते हैं तो अपना चयन क्या करते हैं, खुद करते हैं, और जब साधन होते हैं तो उनका चयन कोई और करता है। तो साध्य मनुष्यों का क्या लक्षण है, उनका कोई भी चयन दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे नियम के अनुसार हम कहेंगे कि ये जो लड़की है जिसके बारे में उसकी माताजी कह रही हैं कि तुमको सांस्कृतिक प्रतिमान जो पितृसत्ता के हैं उनको मानना चाहिए, अगर वो सार्वभौमिक भी हो जाए तो भी वो नैतिक नहीं होगा। इस लिहाज से दूसरा सूत्र क्या बना, नैतिकता का दूसरा सूत्र बना, प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य मानना होगा, कभी भी साधन नहीं। Treat every human being as an end and never as means. कुछ लोगों की आज ही पहली क्लास है क्या, पहली बार आए हो क्या, कुछ लोग से एक दो चेहरे मुझे दिख रहे हैं। हाँ, पहली बार आए हो, अच्छा ऑनलाइन किया है, और कोई है, अच्छा ठीक है, अगर ऑनलाइन किया है और यहां प्रकट हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीधे यहीं अवतार लिए तो फिर तो प्रभु ही उद्धार करेंगे। चलिए, नई संस्कृति वाले ऐसा करते हैं, उनको मैंने कहा है पहले भी, वो इथिक्स की क्लास में डेमो लेने भेज देते हैं। मैंने कहा जिसको एक बार भेज दोगे दोबारा लौट के नहीं आए, डेमो दिलवाना है तो इतिहास की क्लास में भेजो, भूगोल में महाद्वीप पढ़वाओ, कम से कम बात रोचक तो लगे। यहां भेज दिया, सार्वभौमिकता के सूत्र में अटक गया विद्यार्थी, उसने देखा कि तो पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हर बैच में होता है। अभी मैं जो बैच पढ़ा के आया उसमें भी 2 दिन पहले, बैच कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें भी डेमो लेने के लिए लोग आए हुए थे। तो ये खतरनाक बात है। तो मैं पूछता रहता हूं दोनों की भलाई के लिए, विद्यार्थी की भलाई के लिए भी, संस्थान की भलाई। विद्यार्थी पर भी गहरा मानसिक आघात लग सकता है। पहली क्लास में इथिक्स का डेमो लेने चला आया, उसका इतना मानसिक दुष्प्रभाव हुआ कि सारी प्रेरणा ही यूपीएससी की तैयारी की नष्ट हो गई। ऐसे दुनिया में सही गलत पता करते रहेंगे तो क्या ही यूपीएससी करे। चलिए ठीक है, तो कोई अगर ऐसा है तो अपने रिस्क पर बैठे, ठीक है, वैधानिक चेतावनी है। आकृतिवाद क्यों पूछा है भाई, ये क्या सवाल है, क्यों पूछा है ये आकृतिवाद क्या है, कहां से पूछा है, कांत से ही पूछा है आकृतिवाद। अरे पूछ लिया करो, ऐसे क्या मतलब, जब प्यार किया तो डरना क्या, सवाल पूछ ही रहे हो, चेहरा छिपाने से क्या। इसको आकृतिवाद नहीं कहते। हिंदी में जब आप शब्द पूछते हैं कई बार, नहीं, इससे कॉन्फिडेंस का विकास होता है। कई बार आप टीचर से सीधे जब बात करते हैं 1 to 1, तो आप वो जरूरी आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं जो प्राय आप में नहीं होता है। और उसका कारण भी हमारा सांस्कृतिक परिवेश है। जिस सांस्कृतिक परिवेश से आप आए, मैं भी कभी उसी परिवेश से आया था, वहां शिक्षक से बातचीत करना, सीधे सवाल पूछना, उसकी स्वीकार्यता बड़ी कम थी। उसका गहरा हमारे मनोविज्ञान पर प्रभाव होता है।
हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के सवाल पूछना चाहते हैं, रिवील होने पर हमको डर लगता है। तो वो कभी कभी तो ठीक होता है, लेकिन कई बार वो उससे उलट भी जाना चाहिए। आकृतिवाद नहीं, ये आकारिकवाद है। फिगरिज्म अलग सिद्धांत है, फॉर्मलिज्म अलग सिद्धांत है। जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं कांत का, इसमें आगे आएगा कि कांत की नैतिकता को फॉर्मलिज्म कहते हैं। ये आकारिकतावाद है। आकारिकतावाद क्या होता है इस पर पढ़ाई करेंगे, लेकिन चूंकि आपने बीच में पूछ ही लिया है, आप सीसेट पढ़ते होंगे। सीसेट की तैयारी जब करते हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है। लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म पढ़ा होगा आपने। सिलोजिज्म में जो आप पढ़ते हैं वो सिलोजिस्टिक जितना लॉजिक है वो आकारिकता पर टिका हुआ है। जैसे मैं कहूंगा कि सभी कौवे तोते होते, फिर मैं कहूंगा सभी तोते मगरमच्छ होते, फिर मैं निष्कर्ष निकालूंगा इसलिए सभी कौवे मगरमच्छ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि तोते मगरमच्छ कैसे हो गए, कौवा तोता कैसे हो गया, आप ये नहीं कह सकते। आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्या इन आधार वाक्यों से ये निष्कर्ष निकल सकता। केवल नियम देखते हैं, आप परिणाम नहीं देखते, आप सत्यता के बारे में बात नहीं करते। ऐसे बात को जहां केवल नियमों पर जोर दिया जाता हो, परिणामों पर कोई जोर ना दिया जाए, वास्तविक स्थिति पर कोई जोर ना दिया जाए, उसको आकारिकतावाद कहते हैं। कांत में भी, कांत की पूरी नैतिकता नियमों की नैतिकता है। इसमें हमारी दुनिया में ऐसा इंटरव्यू छोड़ने का नियम लागू हो पाएगा या नहीं। जिस आदमी का इंटरव्यू तुमने छुड़वा दिया उसके घर में क्या दशा है, वो काम कोई दूसरा भी शायद कर सकता था, लेकिन आपने ड्यूटी से बांध दिया, उसी को इंटरव्यू छोड़ के जाना पड़ा। ये सब आप नहीं कर पाएंगे। तो कांत का नैतिकता बन जाने के बाद क्या होगा, तो बिल्कुल सीसेट के लॉजिकल रीजनिंग की तरह, ये नियम है तो इससे निष्कर्ष निकलेगा। अगर नियम है कि तुमको दूसरे की जान बचानी पड़ेगी तो बचाओगे, उसके अलावा और कुछ, परिस्थिति कैसी थी, उस दशा में क्या कर सकते थे हम, हमारे पास और क्या क्या विकल्प हो सकते, इस सब पर कुछ विचार नहीं कर सकते। ऐसी नैतिकता को फॉर्मलिज्म कहते हैं। कहां से है भाई, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। डर जाता हूं कि आने के लिए आए हो कि जाने के लिए आए हो। उसको फॉर्मलिज्म कहते हैं। तो इसी तरह का एक और उदाहरण आपको बताया था, पहले पढ़ाया था, कहा था दो टर्म है फॉर्मल और सब्सटेंटिव, औपचारिक और तात्विक। ब्रुनेई और भारत का एग्जाम्पल दिया था कि भारत कहता है कि हमारे देश के नागरिकों को सभी देशों में जाने की आजादी। ये औपचारिक आजादी, नियम बना दिया कि सब आजादी। किसको आजादी मिल रही, किसको नहीं मिल रही, देखना हमारा काम, केवल नियम। अब ब्रुनेई ने कहा कि हमारे देश से 150 देशों में ही जा सकते हो। यहां जब नियम बनाया तो वास्तव में भी लोग 150 मुल्कों में जा रहे हैं। इसको कहते हैं तात्विक आजादी। दो तरह की नैतिकताएं हैं, एक जो परिणामों पर, वास्तव में क्या अचीव किया जा सकता है, इस पर ज्यादा बल देती है, और एक जो परिणामों, वास्तविकता, इस पर नहीं, आदर्शवाद पर, क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकता पर, नियमों पर ज्यादा जोर देती है। कांत की नैतिकता ऐसी ही नियमों पर, औपचारिकता पर जोर देने वाली नैतिकता है, इसलिए इसको फॉर्मलिज्म कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, इस पर एक सवाल पीसीएस में पूछा गया है। तो दूसरा सूत्र है, प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य मानना होगा, साधन नहीं। ये सवाल आया है, सवाल आया, ये आया सवाल, ये हाँ, पता नहीं क्यों नहीं देखा पेपर, कब तय किया देखोगे, आया है। अब मैं जिधर देख रहा हूं उस तरफ, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे लोग। जब देखेंगे नहीं पूछोगे क्या, क्या सवाल आया है? अब इतना तो हवाबाजी मत करो, सवाल बताओ, तो नहीं आया है।
प्रत्येक मनुष्य को साध्य मानकर, लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी साधन मानकर नहीं। आधुनिक तकनीकी आर्थिक संदर्भ में इस कथन का महत्व, अर्थ और निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। ये सवाल है, कांत के इसी कथन पर सवाल पूछा गया है। जब पेपर देख के आओगे, कोई बात पढ़ाऊंगा तो समझ पाओगे कि यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये केवल कांत के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। इसको यूपीएससी अप्लाई करके पूछता है। कहा है आधुनिक आर्थिक और तकनीकी संदर्भ में इस कथन का अर्थ, महत्व और निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या किया, मैं तुमको यहां थ्योरी बता रहा हूं, उन्होंने कह दिया इसको इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में आज के समय में कर समझ के बताओ। जैसे इकोनॉमी हमारी कौन सी इस समय, समाजवादी कि बाजारवादी? बाजारवादी। बाजारवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, सबको साध्य माना जाता है। कुछ लोग क्या बन रहे हैं, साधन बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मनुष्य को साध्य मानने का लक्ष्य है, अब कैसे साधन बन रहे हैं बाजारवाद में, उसकी चर्चा कभी करेंगे। तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि आधुनिक समय में इसका महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के रिसोर्सेस का पश्चिमी मुल्क दोहन कर रहे हैं। सारे मुल्कों की आर्थिक हैसियत बराबर नहीं है, तो कुछ मुल्कों के नागरिक क्या बन जा रहे हैं, साधन बन रहे हैं, कुछ लोग साध्य बन रहे हैं। पश्चिमी मुल्क यूरोप के लोगों का पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, बाकी दुनिया के देशों का कम है। सबके लिए नियम कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। तो इस तरह की तमाम बात आपको बता के दिखाना पड़ेगा कि ये जो नैतिकता है जो कहती कभी किसी मनुष्य के बीच भेदभाव, दो मनुष्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हो, वो हमको दिखाई दे रहा है, आर्थिक दुनिया में दिखाई दे रहा है। दुनिया में न्यूनतम वेज नहीं है सबका, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास अभी भी मिनिमम वेज नहीं है। इसका मतलब हम उनको साधन की तरह यूज कर रहे हैं। खैर, तो ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे उपयोगितावाद में एक सूत्र तुमने पढ़ा था, कौन सा, ईच हैज टू बी काउंट एज वन, प्रत्येक मनुष्य का मूल्य एक है। क्या था ये, समानता का नियम। इसी को क्या कहा था, अगर तुम जाओगे पॉलिटी में तो उसको कहेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसी से सोसाइटी में जीएस फर्स्ट पेपर में आओगे कहेंगे सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ठीक वही बात जो ईच हैज टू बी काउंट एज वन करता था परिणाम सापेक्षतावाद में, वही बात परिणाम निरपेक्षतावाद में कौन कर रहा है, प्रत्येक मनुष्य को साध्य मानना होगा साधन। क्या बनेगा इससे, समानता का नियम। इसका कोई भेदभाव अलाउड नहीं होगा। तो कांट ने इस दूसरे नियम से क्या कह दिया कि कोई भी विभेदकारी चीज कभी उचित नहीं होगी। जो भी नियम हो सार्वभौमिक होने के साथ साथ दो मनुष्यों के बीच किसी तरह का भेदभाव रंग, जाति, लिंग के आधार पर नहीं कर सकता। तो जैसे तुम्हारे संविधान आर्टिकल 15(1) और 16(1) में लिखा गया है, 15(1) और 16(1), धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो क्या है, एक तरह से यही आर्टिकल है कि क्या मानेंगे, सभी मनुष्यों को साध्य मानेंगे, कभी भी साधन नहीं मान सकते। दूसरा नियम। अब इस दूसरे नियम से हमारा काम क्यों नहीं चल गया? पहले नियम से इसलिए नहीं चला था क्योंकि कुछ लोग मिथ्या चेतना का शिकार होते हैं। उनसे नियम बनवाओगे तो क्या करेंगे, अपने लिए भी शोषण स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को भी शोषण करवाना चाहेंगे। इसलिए हम दूसरा नियम लेके आए कि दुनिया में किसी का शोषण वाला नियम बनने ना पाए, सबको क्या बना दो, साध्य बना दो। लेकिन यह नियम भी पर्याप्त नहीं। अगर यह नियम पर्याप्त होता तो हम दो मैक्सिम पर ही रुक जाते, लेकिन हम तो तीसरे मैक्सिम पर भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस नियम का भी दुरुपयोग उचित की पहचान में हो सकता है, जिसको हटाने के लिए, जिस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमको तीसरे नियम की जरूरत है। तो तीसरे नियम तक जाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, तीसरा एक केस बनाने जा रहे हैं। ये वाली बात तुम समझ गए हो कि इसमें हम क्या मानते हैं। ये एक तरह से समानता का नियम है, गैर भेदभाव का नियम है,
स्त्रियों के लिए आप अलग प्रतिमान बनाएंगे, पुरुषों के लिए अलग, ये स्वीकार्य नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं कांत की नैतिकता का तीसरा सूत्र, थर्ड मैक्सिमम मोरालिटी। इसके लिए एक केस सुनिए। पहले वाले में केस लिया था, इंटरव्यू जाने वाले एक व्यक्ति का देने जा रहा था और एक आदमी घायल हो गया। दूसरे वाले में लिया एक ऐसे मदर इन लॉ और उसकी डॉटर इन लॉ का, जो एक दूसरे से बातचीत में एक खास तरह के सांस्कृतिक नियम का समर्थन या विरोध कर रही थी। तीसरा वाला एग्जाम्पल है क्लिनिकल ट्रायल का। क्लिनिकल ट्रायल, दवा हम सबको चाहिए और दवा तभी बन पाएगी जब क्लिनिकल ट्रायल हो। अब मान लीजिए इसी क्लिनिकल ट्रायल को किया जाए कि ना किया जाए, इसकी जांच करनी, और पहले नियम और दूसरे नियम से दोनों से पास हो जा रहा हो, तो क्या उस दशा में क्लिनिकल ट्रायल को नैतिक माने या उसमें कुछ और बात देखें? इसी का एक उदाहरण मैं बनाने जा रहा हूं। कनाडा की एक दवा कंपनी ने एक दवा बनाई। दवा बनाने के बाद वो कंपनी उस दवा को भारत लेके आई और भारत में बिहार गई लेके। बिहार में अखबार में विज्ञापन छपवाया कि हम 100 लोगों पर दवा का परीक्षण करेंगे, और तर्क दिया उन्होंने खुद ही। कांत के 2 नैतिक तर्क अपने परीक्षण में अखबार में विज्ञापन में लिख दिए कि हम जो ये दवा का परीक्षण करने जा रहे हैं, इसको हम कांतीय नैतिकता पर उचित मानते। लिखा कि अगर आप मानते हैं कि दवा का परीक्षण किसी पर होना चाहिए तो आप पर भी होना चाहिए। जो दवा चाहते हैं आपकी बने, वो तभी बनेगी जब किसी पर उसका परीक्षण हो। जब किसी पर परीक्षण हो तो तुम्हारे ऊपर भी होगा। जो तुम दूसरे के लिए चाहोगे उसको खुद भी। इसलिए उन्होंने कहा कि सार्वभौमिकता के साथ यह संगत बात है कि दवा का परीक्षण किसी पर भी किया जा सकता है, सब पर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है मनुष्यों को साध्य मानने का। उन्होंने लिखा कि यहां जब दवा बनेगी तो बहुत सारे बीमार लोगों का इलाज हो पाएगा। पूरी मानवता साध्य है हमारे लिए। हम जिस पर दवा का परीक्षण कर रहे हैं उसको साधन मान के नहीं कर रहे हैं। हम तो दवा का परीक्षण मानवता को साध्य मानकर कर रहे हैं, क्योंकि उस दवा की जरूरत पूरी मानवता को है। उससे हर साल लाखों बच्चे मर जाते हैं उस बीमारी से जिसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं। तमाम और लोगों को तमाम तरह का कष्ट होता है। तो मानवता को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। दोनों नियम से बात उचित लग रही कि दवा बनेगी तो पूरी मानवता को फायदा होगा। इसका जो मनुष्य इस पर परीक्षण कर अपने ऊपर परीक्षण इसका करवाएंगे वो अपने आप को साधन नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? जैसे एक सैनिक लड़ने जाता है तो जान दे सकता है, लेकिन ये थोड़ी जान देता है सोच के कि मैं साधन हूं। तो ये मान के जान देता है कि मैं देश के नागरिकों, मानवता की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं जान भी दे रहा हूं। तो साधन मानकर नहीं, साध्य मानकर दे रहा हूं। अखबार ने लिखा कि इस लिहाज से कांत के 2 सूत्रों के अनुसार दवा का क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, सार्वभौमिकता के नियम से संगत है, और जिस पर क्लिनिकल ट्रायल होगा वो साधन नहीं बनेगा, साध्य होगा, इसलिए इसका परीक्षण किया जा सकता है। अब कंपनी ने नीचे लिखा उसके कि फिर भी हम इस दवा के परीक्षण को जिसके ऊपर करेंगे, अगर कोई दुष्परिणाम इस दवा के परीक्षण से उनके जीवन पर उत्पन्न हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। लिखा, परीक्षण करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपया नकद दिया जाएगा, उनका आजीवन बीमा करवाया जाएगा, किसी तरह की बीमारी होने पर उनका सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज होगा। कोई भी अगर उनके ऊपर दुष्परिणाम हुआ तो उनके परिवार के एक सदस्य को कंपनी नौकरी देगी।
मृत्यु होने की दशा में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए कंपनी अपनी नैतिक जिम्मेवारी के हिसाब से आपके भरण पोषण, आपके परीक्षण करवाने के एवज में मेहनताना जो आपके परीक्षण के बाद उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं उनके लिए सारा बैकअप प्लान भी कर रही। अब अगर ये बात ठीक है तो फिर तो दवा का परीक्षण जो कंपनी करने आई है, दवा निर्माता कंपनी करने आई है, ये पूरी तरह से वैध और नैतिक है। क्योंकि पहले सूत्र सार्वभौमिकता से ही पास हो गया, मनुष्य को साध्य मानने से ही पास हो गया, और साथ में कंपनी तमाम तरह के और भी लाभ दे रही, उससे भी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो पूरी तरह नैतिक दिख रहा है। अखबार में विज्ञापन छपने के बाद अगले दिन 50 लोगों पर परीक्षण होना था। खगड़िया से, बेगूसराय से, बांका और भागलपुर से 25,000 लोग परीक्षण करवाने पहुंच गए। कहे कि हम मानवता के लिए अपने आप को साध्य मान कर परीक्षण करवाना चाहते हैं। क्या ये परीक्षण नैतिक है? ये परीक्षण नैतिक नहीं है। दो सूत्रों से देखने पर तो लग रहा कि परीक्षण नैतिक है, लेकिन फिर भी ये नैतिक नहीं है। क्यों नैतिक नहीं है? क्योंकि कांत का तीसरा सूत्र क्या कहता है? कहता है, अभी लिखता नहीं, रुक जाओ। कहता है कि कभी भी जब नियम अप्रूव करोगे, ये भाव है उसका, जब भी कोई नियम तुम अप्रूव करोगे कि क्या होना चाहिए, उस दशा में नियम अप्रूव करते समय तुम अपने आप को साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य मानोगे। साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य मानकर ही नियम बनाओगे। तुम कहोगे ये क्या बम गिरा दिया, इतना टेढ़ा सा। साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य, ट्रीट योर सेल्फ एज मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ एंड। ये क्या है? विधायक किसको कहते हैं? जो विधि बनाता है। कांत में हम क्या बनाने जा रहे हैं? नियम। कैसी नैतिकता है ये? नियमों वाली, परिणामों वाली नैतिकता हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कौन सी नैतिकता ढूंढ रहे हैं? जिसमें नियम पता करेंगे क्या उचित और क्या। उसी नियम की जांच करने के लिए हमने क्या किया? कौन सी चीज नियम बने तो क्या कहा? जो सार्वभौमिक हो सके, जिसमें मनुष्यों को साध्य माना जा सके या माना जाए। लेकिन तीसरी बात कांत क्या कह रहा है कि किसमें मनुष्यों को साध्य माना गया और कौन सी बात सार्वभौमिक है, इसका निर्धारण सब नहीं कर सकते। इसका निर्धारण वही कर सकता है जो निर्धारण करते समय अपने आप को साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य मानेगा। इसका मतलब साध्यों के राज्य का मतलब बराबरी का राज्य। विधायक का मतलब कौन होता है? विधि बनाने वाला विधायक। कैसा विधायक चाहिए तुमको? जो स्वतंत्र हो कि जो दबाव में हो? स्वतंत्र। इसका मतलब संकल्प की, तो विधायक के साथ क्या जुड़ गई? संकल्प की स्वतंत्रता। फ्री विल होनी चाहिए नियम बनाने वाले के पास। फ्री विल का मतलब विकल्प होने चाहिए, किस तरह के दबाव में ना हो। इसलिए अक्सर कहते हो कि हमारी संसद ने यह कानून दबाव में बनाया, संप्रभुता नहीं रह गई, अमेरिका के दबाव में बनाया। इसका मतलब नियम बनाने के साथ क्या कहते हैं? संप्रभु नियम होने चाहिए, नियम पर कोई दबाव। तो जो सांसद विधायक नियम बनाते हैं वो नियम दबाव रहित होने चाहिए। दबाव रहित होने का मतलब उसको विकल्प की बहुलता में चुना गया। चुनते समय हम किसी तरह के बाह्य और आंतरिक दबाव में नहीं थे। अब बताओ, ये जो है सदस्य, ये नियम अप्रूव करेगा जो विधायक बन सकता था, तब नियम उचित है। अगर किसी ऐसे आदमी ने नियम अप्रूव किया जो दबाव में है, जिसके पास विकल्प नहीं थे, तो उसका नियम वैध नहीं होगा। अब बताओ, बिहार में जो खगड़िया से, बेगूसराय से, मधुबनी और दरभंगा से लोग आए हैं दवा टेस्ट करवाने, कौन से लोग हैं? अमीर लोग हैं, गरीब लोग। गरीबी का कारण क्या है? इन पर बाह्य दबाव है, विकल्पहीनता है। इनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं। जब हमने उस लाइन को देखा जो 25,000 लोगों की लाइन थी, तो क्या देखा? उसमें बिहार का एक भी बड़ा आईएएस अधिकारी नहीं, उसमें एक भी आईपीएस अधिकारी नहीं, उसमें एक भी पीसीएस अधिकारी नहीं, उसमें यूनिवर्सिटी में एथिक्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी नहीं, उसमें कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं, उसमें एनजीओ चलाने वाला भी नहीं।
तो मनुष्य को साध्य मानने की समझ केवल मजदूरों में ही है क्या? सारे मजदूर लोग, सारे भूमिहीन लोग यही मानवता की चिंता सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई नहीं आया। और अगर इसकी चर्चा, इसकी चिंता ही करनी थी तो कंपनी ने दवा बनाई थी कनाडा में और टेस्ट करने कहां आई? भारत में। कनाडा में टोरंटो में क्यों नहीं कर लिया भाई? ओटावा में क्यों नहीं किया? वहीं कर लेते। यहां क्यों लेके आए? वैंकूवर में क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि तुम एक राज्य में लेके आए, पहले तो अपने राज्य से अलग, और फिर उस राज्य में भी जब तुम ये टेस्ट कर रहे हो और साध्य मानने की बात और सार्वभौमिकता की बात कह रहे हो, तो तुम्हारे पास एक ही तरह के लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हाँ हम अपने आप को साध्य मान रहे हैं इसलिए टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि एक एफिडेविट फाइल साइन करना होगा कि अपने अपने आप को साध्य मानकर दवा का क्लिनिकल ट्रायल अपने ऊपर करवाया है। हम मानते हैं कि ये सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। तो कांत कहेगा नहीं, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। गरीबी हमारे ऊपर बाह्य दबाव पैदा करती है। अगर इस तरह के बाह्य दबाव वाले लोगों ने इस विकल्प का चयन किया तो विधायक सदस्य नहीं है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल बिहार के लोगों पर अगर कोई कंपनी कर रही तो नैतिक। अगर ये लोग साधन संपन्न होते, क्लिनिकल ट्रायल करने से इनकी आय बढ़ने का कोई मामला ना होता, ये रोजगार वाले लोग होते, इनके पास और विकल्प थे कि चाहे ट्रायल करवाएं चाहे ना करवाएं, इनके पास नौकरी है, इनके पास आय है, इनके पास अच्छा जीवन है, तब तो हम मानते कि इन्होंने जानबूझकर स्वेच्छा से ट्रायल का विकल्प चुना। लेकिन जितने लोग आए वो कौन से लोग हैं? किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास आय नहीं है, सब गरीब है। तो हम कहेंगे ये साध्यों के राज्य के विधायक सदस्य नहीं है, इसलिए इनको नियम बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो कांत कहेगा कैसे होगा फिर ये ट्रायल? क्या ट्रायल नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? कुछ इस तरह से होगा कि आप क्लिनिकल ट्रायल करना है तो ABC अल्फाबेट से आप सारे अलग अलग मुल्कों को अलग अलग बॉक्स में डाल दीजिए या एक बॉक्स में डाल दीजिए। एक आदमी उसमें से क्या करेगा? पर्ची निकाल लेगा। मान लीजिए पर्ची पे निकला आई, इसका तो दवा बनी कनाडा में, लेकिन अब ट्रायल होगा आई से शुरू होने वाले किसी मुल्क में। अब आई में देखा, आई में फिर निकाला गया इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया, सारे मुल्क डाले गए जितने आई शुरू होने वाले, उसमें से नाम निकल आया इंडिया का। इसका क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होगा। इंडिया में फिर देखा, डाला गया सारे राज्यों का नाम, महाराष्ट्र निकल आया, इसका क्लिनिकल ट्रायल महाराष्ट्र में होगा। एम से निकल आया, एम वाले राज्य, मिजोरम, महाराष्ट्र, ऐसे निकल आया। अब उसमें महाराष्ट्र निकला, महाराष्ट्र से फिर डाला आपने सारे जिलों का नाम, उसके शहरों का नाम, मुंबई निकल आया। मुंबई में फिर डाला आपने सारे उसके सबर्ब्स का नाम, साउथ मुंबई निकला। साउथ मुंबई में फिर डाला सारे जितने एड्रेस हैं, उसमें निकला एंतिला। इस घर में रहने वाले का परीक्षण हो, निकला आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। अब क्या होगा? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी पे क्लिनिकल ट्रायल होगा, और अगर इन पर दुष्परिणाम मिलेगा, निकलेगा कोई 50,000 रुपया इनको दिया जाएगा, और इनका 75 लाख का बीमा भी करवाया जाएगा। अब क्या है? मानवता के हिसाब से और मनुष्य को साध्य मानने के साथ साथ नियम बनाने वाला किस तरह के दबाव में नहीं है, और नियम बनाने वाला किसी के दबाव में नहीं है, तो अब उसमें ब्यूरोक्रेट्स का नाम निकलेगा, उसमें इंडस्ट्रीज का नाम निकलेगा, उसमें मजदूर का नाम निकलेगा, जिसका निकलेगा क्लिनिकल ट्रायल करवाए। लेकिन अगर आप पाते हैं कि 50,000 रुपया देते हैं अंबानी ट्रायल करवाने के लिए, नहीं आ रहे, मैं नहीं जा रहा हूं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आ रहा है, केवल मजदूर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका क्लिनिकल ट्रायल केवल वही लोग कर रहे हैं जो लोग किसी न किसी तरह की वंचना में, डिप्राइवेशन में, और जो ट्रायल के माध्यम से कुछ अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांत में परिणाम के हिसाब से नैतिकता नहीं चलेगी। कुछ लोग अगर अपना हित साधने की कोशिश करें तो स्वार्थवाद हो गया। तो जो लोग क्लिनिकल ट्रायल करवा रहे हैं, क्या मान रहे हैं? इसमें हमारा हित है, वैसे भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, कम से कम एक आदमी को रोजगार तो मिल जाएगा, मर गए तो बीमा तो मिल हो जाएगा, साल भर का इलाज तो हो जाएगा, 50,000 रुपया तो मिल जाएगा। हम बनाना चाह रहे हैं परिणाम निरपेक्ष नैतिकता, और लोग इसमें देख रहे हैं अपना स्वार्थ। तो चूंकि उसमें दवा का क्लिनिकल ट्रायल करवाने में, क्लिनिकल ट्रायल अपने ऊपर करवाने में इंडस्ट्रीज का स्वार्थ नहीं है, ब्यूरोक्रेट का स्वार्थ
तो वो नहीं आए, मजदूर का स्वार्थ है तो वही सब आगे। इसलिए कांत तीसरा सूत्र क्या कहेगा कि वही नियम माना जाएगा नैतिक जिसमें आपने या नियम बनाने वाले ने जब नियम बनाया है तो किसी तरह के बाह्य और आंतरिक दबाव में ना हो। किसी बाह्य और आंतरिक दबाव में ना होने को क्या कहा उसने? साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य ना। तो तीसरा शर्त क्या है? साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य। स्वयं को साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य मानो। साध्यों का राज्य मतलब समानता। कौन होते? साध्य, जिन पर कोई दबाव नहीं होता, हर तरह के दबाव से क्या होते हैं? मुक्त। तो ऐसे लोग जिनके पास है कंप्लीट संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प स्वतंत्रता में तुम जानते हो क्या होता है? विकल्प की बहुलता, दबाव का तो कांत कहेगा वही नियम उचित है जिस नियम को ऐसे लोगों ने बनाया हो जिन पर किसी किस्म का दबाव ना हो, जिन्होंने विकल्प होने पर भी वो विकल्प चुना हो। नंबर 2, वो अपने आप को साध्य मानकर नियम बना रहे हो, साधन मानकर नहीं। और नंबर 3, उस नियम को सभी पर लागू किया जा सके जिसने बनाया उस पर भी, यानी वो सार्वभौमिक हो। उल्टा चले हम नीचे से, संकल्प की स्वतंत्रता से नियम बनाओ। नियम बनाने वाले और बाकी लोगों ने सबको साध्य मानकर नियम बनाया हो, और जो नियम बनाया गया हो वो नियम बनाने वाले बाकी लोगों पर समेत स्वयं पर भी लागू हो। ऐसा कोई विकल्प जो आप अप्रूव करेंगे किसी दशा में, जितने विकल्प होंगे उनमें से ऐसा विकल्प जो अप्रूव करेंगे आप, वही क्या होगा? वही उचित होगा। और उसी उचित को हम क्या बना देंगे? नियम। अब चाहे परिणाम अच्छा है चाहे खराब, हर दशा में उस नियम का क्या करना पड़ेगा? पालन। इस तरीके से कांत कहता है कि आप क्या उचित और क्या अनुचित है इसकी पहचान कर सकते हैं। तो 3 सूत्र: संकल्प की स्वतंत्रता, सभी मनुष्यों को साध्य मानना, और सार्वभौमिकता के आधार पर सभी पर लागू होने वाला नियम होना। ये 3 सूत्र जहां लागू हो जाएं वही विकल्प नियम है, और उसे नियम के अनुसार काम करना हमारा कर्तव्य है। तो किसी दशा में जब फंसे होगे तो क्या करोगे? देखोगे हमारे पास विकल्प कौन कौन से हैं, फिर सारे विकल्पों में क्या देखोगे? इनमें कौन सा विकल्प सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। जो विकल्प सार्वभौमिक बनाया जा सकता है, क्या उसको चुनने पर सभी मनुष्य साध्य बनेंगे? और क्या उस विकल्प को अप्रूव करते समय में किसी तरह के दबाव में? तो अगर यह बात सही है तो इसका मतलब वही विकल्प तुम्हारा कर्तव्य होगा, क्योंकि वही विकल्प सार्वभौमिक नियम है, वही विकल्प उचित है। ठीक है। ऐसे में कांत कहता है कि सारी नैतिकता नियमों की नैतिकता है, नियमों से हमारा कर्तव्य तय होता है, और कर्तव्य क्या होगा या नियम क्या होगा इसका पता 3 बातों से लगता है: सार्वभौमिकता से, मनुष्यों को साध्य मानने से, और ये सारी बात तय करते समय संकल्प की स्वतंत्रता होने से। बात समझ में आ गई? तो ये कांत की नैतिकता में कांत उचित की पहचान कैसे करता है, इसके 3 सूत्र थे। परिणाम सापेक्षतावाद में हम क्या पता कर रहे थे? क्या अच्छा है। कांत में क्या पता कर रहे हैं? क्या उचित। तो कांत में क्या पता किया? किस सवाल का जवाब ढूंढा? क्या उचित है। कांत ने क्या जवाब दिया? जो नियमानुकूल। सवाल उठा, नियम का पता कैसे लगेगा?
जवाब आया, जो 3 सूत्रों से संगत हो। 3 सूत्रों में मतलब नैतिकता के 3 सूत्रों से। नैतिकता के 3 सूत्रों से संगत हो। क्या हो जाएगा वही? यही बन जाएगा आपका कर्तव्य। फिर चाहे परिणाम अच्छा आए चाहे खराब आए, आप कोई बदलाव इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इस नैतिकता को क्या क्या कह सकते हैं हम? परिणाम निरपेक्ष नैतिकता कह सकते हैं, इसको उचित की नैतिकता कह सकते हैं, इसको कर्तव्य की नैतिकता कह सकते हैं, इसको नियमों की, तो नियम वाली नैतिकता, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता, उचित की नैतिकता और कर्तव्य की नैतिकता, ये सब एक ही तरह के पद हैं। तो कांत में पहला हिस्सा हमने सीखा। हाँ, तो कांत ने उसको व्यापक संदर्भ में कहा कि नियम लागू ही वहां होगा जहां पहले समानता आ गई, वहीं सब लोग नियम बनाने में शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए किस जगह वर्ण व्यवस्था है, किस जगह पितृसत्ता है, तो कांत कहेगा वहां के समाज में हर आदमी नियम नहीं बना सकता, स्त्रियां नियम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जब नियम की बात आई तो नियम बनाने में शामिल कौन होगा? कांत ने उसके आधार तय कर दिए कि नियम बनाने में शामिल वही होगा और वही नियम बन सकेंगे जहां पहले साध्यों का राज्य बन चुका हो। साध्यों का राज्य बन चुका हो, पहले लोग समान हो चुके हो, और फिर उसके बाद भी नियम बनाने वाला उस समय उस दशा में विधायक सदस्य की तरह व्यवहार करे। अब आइए कांत की इसी नैतिकता की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे दूसरे भाग में। तीसरे भाग में हम कांत की कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, दूसरे भाग में इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं विशेषताओं से जो सवाल आपने पूछा था भाई, आकृतिवाद या आकारिकतावाद, इस सब इसमें जुड़ा है। क्या क्या विशेषताएं, मैं पहले कुछ हेडिंग बना दे रहा हूं और फिर उन्हीं को जैसे इसकी एक विशेषता है कि इसको कहते हैं निरपेक्ष आदेश की नैतिकता, एथिक्स ऑफ कैटेगोरिकल इंपरेटिव। कैटेगोरिकल इंपरेटिव, कैटेगोरिकल कहते हैं निरपेक्ष को, इंपरेटिव कहते हैं आदेश। निरपेक्ष आदेश की नैतिकता। दूसरा, इसको कहते हैं
कठोरतावादी, रिगरस एथिक्स है ये, नैतिकता या आकारिक नैतिकता। ये रिगरस एथिक्स है, इसी को कहते हैं फॉर्मलिज्म है कांट में। फॉर्मलिज्म, आकारिकतावाद। रिगरस आकारिकतावाद का सबसे पहला विचारक कौन था? पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग जो हैं, कौन था? जैसा दुनिया में होता नहीं लेकिन होना चाहिए, होता नहीं होना चाहिए, प्लेटो ने सिद्धांत दिया था आकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। क्या कहता था? दुनिया में एक जगह एक दूसरी दुनिया है, वहां आदर्श राज्य है, आइडियल स्टेट, वैसा आइडियल स्टेट हमको धरती पर बनाना है। कहता था दो दुनिया है, एक आकारों की दुनिया और एक जड़ पदार्थ की दुनिया। आकार की दुनिया नियमों की दुनिया है। पहला आदमी था। इसी प्लेटो के आइडिया से ही पश्चिम में विज्ञान का विकास हो पाया। प्लेटो पहला आदमी था जो क्या कह रहा है कि नियम हमारी दुनिया से अलग है और ज्ञान दुनिया में दिखने वाली चीजों से नहीं, कहां से आएगा? नियमों से आएगा। नियम कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं। तो अगर प्लेटो की बात या प्लेटो ना आया होता दुनिया में, तो मनुष्य ने कभी अदृश्य नियमों की खोज करना शुरू। तो जो क्वांटम फिजिक्स तक तुम पहुंचे हो, क्वांटम दिखने वाली चीज नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल दिखने वाला चीज नहीं है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल दिखने वाली चीज नहीं है, हुन्स लॉ दिखने वाली चीज नहीं है, वांडर वॉल फोर्स दिखने वाली चीज नहीं है। जितनी दुनिया में तुमने नियम गढ़ रखे हैं, कुछ दिखता नहीं। पहला आदमी था प्लेटो ने कहा कि दुनिया अमूर्त नियमों से चल रही, और एक नियम क्या करता है? एक नियम हजारों लाखों घटनाओं को घटाता है। जैसे न्यूटन के गति के नियम से क्या होता है? दुनिया में जहां जहां गति हो रही सबकी व्याख्या, नियम 3 है लेकिन उससे व्याख्या असंख्य घटनाओं की हो सकती है। 3 नियम जो जान जाएगा उसको असंख्य घटनाएं अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लेटो कहता था दुनिया समझनी तो क्या करो? दुनिया समझनी तो अनुभव का प्रयोग बंद करो। किसका प्रयोग शुरू करो? बुद्धि का। बुद्धि क्या करती? बुद्धि नियमों तक ले जाती। अनुभव क्या करता है? घटनाओं पे रोक देता है। घटनाएं तो असंख्य हैं, घटनाओं से आप कभी दुनिया की समझ नहीं बना पाए। लेकिन अगर आप नियम समझ लेंगे, तो एक नियम समझ लेंगे तो उस नियम से घटने वाली हर घटना की, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ लिया तो क्या समझ लिया कि चाहे जो वस्तु भूतकाल में फेंकी गई थी वो भी नीचे गिरी, आज जो फेंकी जा रही है वो भी गिर रही है, और कल जो फेंकी जाएगी वो भी गिरेगी। भविष्य में बता देते हैं हम कि भविष्य में घटनाएं ऐसे होंगी, भूत में ऐसे हुई हैं, जबकि हमको भविष्य का कोई अनुभव आज नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। तो ये प्लेटो है जो आकारिकतावाद का आदमी। यही कहता था कि मनुष्य को नैतिकता बनानी, तो नैतिकता दिखाई थोड़े देती। ईमानदारी कोई दिखने वाली चीज, न्याय कोई दिखने वाली चीज। इसलिए प्लेटो ने कहा कि मनुष्य की सोच को क्या करना पड़ेगा? अमूर्त चिंतन की ओर ले जाना पड़ेगा। जब तक मनुष्य में अमूर्त सोच नहीं बनेगी, तब तक मनुष्य कभी भी नैतिकता तक, गणित तक, त्रिभुज हमको कहीं दिखाई नहीं देता, चतुर्भुज कोई दिखने वाली चीज नहीं है, और इसी से तुम्हारी ज्योमेट्री है सारी। गणित किससे है? अमूर्त चीजों से। संख्याएं क्या है? अमूर्त है। अगर प्लेटो इस दुनिया में नहीं आया होता तो मनुष्य के सारे अमूर्त चिंतन की शुरुआत ही नहीं होती। इसलिए एक विचारक है, बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, हाइडेगर, सॉरी वो नाम देखो उसका भूल रहा हूं। उसने कहा कि पूरा जितना वेस्टर्न थॉट है वो सब प्लेटो का फुट नोट है। प्लेटो आया, उसने जो बातें कही, उन्हीं बातों के विकास में पूरा वेस्टर्न थॉट खड़ा हो गया है। साम्यवाद का सबसे पहले प्रयोग प्लेटो ने किया। एथिक्स में वैल्यूज वर्चूज की बात सबसे पहले प्लेटो ने की। ज्योमेट्री के बारे में उसकी आइडियाज लिखा था उसने, अपनी एकेडमी पर लिखा था। वो जो पहला विश्वविद्यालय कहते हैं पश्चिम का, एक तरीके से एकेडमी, उस पर लिखा था
कि इस एकेडमी में कोई भी आदमी प्रवेश ना करे जिसको ज्योमेट्री ना आती हो। ज्यामिति जानने के बाद यहां प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि एकेडमी में क्या पढ़ाया जाएगा? अमूर्त चीज, और अमूर्त चीज समझने के लिए गणित आना, ज्योमेट्री आना जरूरी है। उसी ज्योमेट्री से तुम्हारे अमूर्त चिंतन की शुरुआत होगी। तो जो परंपरा प्लेटो ने शुरू की थी उसी को कांत ने स्थापित किया, उसी से प्रेरणा लेके कि नैतिकता दिखने वाली चीजों से नहीं आती। दिखते क्या? परिणाम, इस काम का ये परिणाम आया, उस काम का वो परिणाम आया, दिखता है। नियम दिखते, नियम हमको बुद्धि से क्या करने पड़ते हैं? सोचने पड़ते हैं। तो कांत कैसा दार्शनिक है? बुद्धिवादी। पढ़ाया था ज्ञान मीमांसा में। जो बुद्धिवादी लोग हैं वो नियमों की नैतिकता पर जाते हैं, और जो अनुभववादी लोग हैं वो परिणामों की नैतिकता पर जाते हैं। तो जे.एस. मिल जिसका तुमने जिक्र उपयोगितावाद में किया था, कैसा है? अनुभववादी। और कांत कैसा है? बुद्धिवादी। बुद्धि क्या ढूंढेगी? नियम ढूंढेगी। और बुद्धि से ढूंढे गए नियमों में कोई संवेग भावना, बुद्धि में संवेग भावना नहीं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति कब? जब तुम डिप्रेशन में रहोगे तब भी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तब भी, परीक्षा में पास नहीं किए तब भी, ठंडी में तब भी, गर्मी में तब भी, उदास हो तब भी, खुश हो, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति हर समय, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जैसे ज्योमेट्री में, गणित में कोई बदलाव नहीं होता, वैसी ही नैतिकता होनी चाहिए जिसमें मनुष्य की भावनाओं संवेगों से कोई बदलाव ना हो। तुम्हारे संवेग क्या है, इससे नियम नहीं बदलेंगे। जब हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जिस दुनिया में केवल नियम चलेंगे, मनुष्य के संवेग भावनाएं नहीं, तो पूरी दुनिया एक तरह के कर्तव्यों से संचालित होगी। और उसमें हर व्यक्ति को गारंटी मिलेगी कि अगर तुमने नियम बनवा दिया है कि मनुष्य के प्राण की रक्षा होगी, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे प्राण की रक्षा हो। तुमने नियम बनवा दिया झूठ नहीं बोलना है, तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। तुमने नियम बनवा दिया धोखाधड़ी नहीं हो सकती, प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता कोई, तो कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो मॉडल है, ये मानता है कि दुनिया में अच्छाई कभी मानवीय संवेगों से नहीं आ सकती। मानवीय संवेग क्या होते? परिवर्तनशील होते। परिवर्तनशील संवेगों से नैतिकता खड़ी करोगे, दया करुणा से, तो क्या होगा? दया आ गई तो जान बच गई, दया नहीं आई तो जान नहीं बची। हमको तो ऐसी नैतिकता बनानी है कि चाहे दया आए, चाहे दया, हर आदमी को जान बचानी पड़ेगी। और ये ऐसा केवल बौद्धिक लोग ही कर सकते हैं। तो ये पहली बात होगी जिस पर हम लोग जाएंगे। ये इसका नैतिकता का मॉडल है, इसको पढ़ेंगे, चर्चा करते हुए आगे आकारिकता का मामला। तो कठोरतावादी या आकारिकता वाली नैतिकता समझ गए होंगे क्यों ये सवाल पीछे से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इस नैतिकता में संवेग भावना का कोई महत्व, इसलिए कठोर नैतिकता होगी। इसमें तुमको जान बचानी पड़ेगी, चाहे तुम्हारे अंदर संवेग आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। तो ये मानवीय संवेगों भावनाओं से परे है। ऐसे ही इस नैतिकता को, हाँ जी हाँ जी, इसको कहते हैं कर्तव्य के लिए। बताइए, मैं सुन रहा। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। खुद ही तो बना रहा है नियम। संसद नियम बनाती है, कैसे बनाती? फ्री विल से। लेकिन नियम बनने के बाद तुम ये कह सकते हो कि नियम तो वस्तुकरण वाले नियम नहीं मानेंगे हम क्या कहते हैं? वस्तुकरण कब होता है? जब वस्तुओं के नियम पहले से तय हैं, वस्तुओं के आने से पहले। लेकिन संसद में हमारे नियम हम खुद बनाते हैं, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाते हैं। तो ये वस्तुकरण नहीं है। नहीं, संसद में निजी कहां होता है? संसद में तो कानून ही होता है जो सबके लिए। निजी कौन सा होता है संसद में? बताओ कौन सा निजी होता है? नहीं, पहले मुझे संसद वाली बात बताओ, निजी कौन सी होती है? संसद इसका नियम बना सकती है कि मैं चाय पीऊं क्लास में ना पीऊं? बता सकती है? नहीं बना सकती ना। तो निजी क्या होता है? संसद में निजी क्या है? सार्वभौमिक हो या ना हो, लेकिन संसद के कानून जो है वो निजी तो नहीं है, नागरिकों के लिए ना। और नागरिकों के लिए जो कानून संसद बनाती है, कैसे बनाती है? अपनी मर्जी से हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि।
फिर वो फ्री विल से सारे विकल्पों में सबसे बेस्ट विकल्प चुनते हैं और नियम बना देते हैं। नियम बनने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? उस नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, हमने नियम बनाया और अपने नियमों का ही हम क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो कांत क्या कहेगा? आप ऐसी दुनिया बना रहे जिसका निर्माण खुद आप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की जान नहीं बचाएंगे तो आपकी जान भी कोई नहीं बचाएगा। तो सारे नियम आप अप्रूव कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए? ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें सबकी जान बचाई जाए। तो तभी संभव है जब ऐसा नियम बनवा दो कि उसमें कोई अपवाद ना हो, अपवाद रहित नैतिकता हो। ठीक है, तो ये रिग्रेस एथिक्स है, इसलिए इसका एक और नाम है कर्तव्य के लिए। कर्तव्य का सिद्धांत, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं, मैं संक्षेप में बता के फिर आगे बढ़ूंगा। इसको कहते हैं शुभ संकल्प की नैतिकता। ये जो बात मैं पढ़ा रहा हूं इसको यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी तक सबका जाना भी तो मुश्किल है। विकल्प हमको बढ़ाने चाहिए, एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। दूसरा लक्ष्य यह है कि आप कांत को ठीक से समझ भी पाएं, रटने की जरूरत ना पड़े। कांत को किसी किताब से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई फिजिक्स की भारी भरकम सिद्धांतों की किताब फेंक दी गई हो, बात समझ में कम आएगी। उसी को सरल बनाने के लिए मैं उसके अलग अलग हिस्से बांट के समझा दे रहा हूं। इस पढ़ाई के बाद तुम कोई गाइड किताब पढ़ोगे, कांत तुमको समझ में आएगा। जितने मैंने उदाहरण बताए या जो बातें बताई वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। उसमें सिर्फ लिखा होगा कांत के 4 सूत्र होते हैं। 4 सूत्र क्यों बनाए गए, कांत ने एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया, ये सब थोड़ा लिखा होता है किताब में। तो वो एक्सप्लेनेशन देना मेरा काम है। वहां सिर्फ लिखा होगा सार्वभौमिकता का सूत्र, मनुष्यों को साध्य मानने का सूत्र, सिर्फ यही लिखा होगा। किताबी भाषा होगी जटिल किस्म की। चलिए, ये 3-4 कांत के दर्शन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगर पीसीएस में इनमें से किसी शब्द पर सवाल आ जाए तो आप लिखने में सक्षम हो, इसलिए इसको मैंने लिखा है। इसके बाद फिर हम कांत के एक दर्शन के हिस्से पर जाएंगे जहां हम देखेंगे कि ऐसी नैतिकता का पालन आदमी क्यों करेगा। और यह बात हमने परिणाम सापेक्षतावाद में पढ़ी थी कि कोई नैतिक क्यों बने। तो दिखाया था नैतिक बनने से उसके जीवन में सुख की गुणवत्ता बढ़ती है, दूसरों के हित के लिए काम करेगा तो अपना हित पूरा हो। उससे क्या बनी थी? नैतिक प्रेरणा। तो कांत में भी जब इतनी कठोर नैतिकता बनवाएंगे कि अपना इंटरव्यू छोड़ के दूसरे की जान बचाओ, तो आदमी क्यों बचाएगा? उसकी प्रेरणा। तो हम देखेंगे कि उसकी प्रेरणा कहां से आई, और फिर यह भी देखेंगे कि आज यही वाली इथिक्स तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है। कौन सी इथिक्स है ब्यूरोक्रेट्स के लिए? ड्यूटी वाली। क्या करना है आपको? अपने कर्तव्य का, चाहे परिणाम जैसा भी आए, आपको निर्भीक होकर, निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन ब्यूरोक्रेट तो नहीं कर रहे हैं। भारत में नैतिकता लागू, तो हम ये भी सीखेंगे उसी से कि नैतिकता कहां और किन दशाओं में लागू नहीं होती। और तब हम ये समझ पाएंगे कि भारत के नैतिक ढांचे में हमने कांतियन नैतिकता जैसा मॉडल तो ले लिया, लेकिन लोगों के पास वो प्रेरणा नहीं जो कांत ने बताई थी। तो या तो आप ऑल्टरनेटिव प्रेरणा ले आइए, जैसा कांत ने बताया था तो उसको मान लीजिए, और या उसका कोई ऑल्टरनेटिव बना लीजिए। अगर कांत की बताई प्रेरणा आज मनुष्यों के पास है नहीं और आप ऑल्टरनेटिव बना नहीं पाए, तो भारत में उस तरह की नैतिकता नहीं मिलेगी। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में कांत वाली प्रेरणा तो नहीं होगी जब पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव बना लिया, इसलिए वहां कर्तव्य की नैतिकता लागू हो रही है। ठीक है, तो ये बात भी हम सीखेंगे। फिर हम इसकी गीता से तुलना करेंगे और फिर इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन कहां कहां किया जा सकता है। इतनी बातें कांत में आपको सीखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके परिणाम निरपेक्षतावाद का, इसलिए एक थिंकर को मैं थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूं। चलिए, पहली बात, इसको निरपेक्ष आदेश की नैतिकता क्यों कहते हैं? पहला है कांत की नैतिकता। इसकी पहली विशेषता क्या है? ये निरपेक्ष आदेश की नैतिकता है।
देखो, तुमने अब तक पढ़ा है आदेश क्यों है, पहले मैं ये बता देता हूं। तुमने अब तक पढ़ा है नैतिकताओं के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल होता है चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। नैतिक विचारकों का मानना है चाहिए सलाहकारी पद है, एक तरह की एडवाइस दी जाती, परामर्श दिया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। कांत में नैतिकता सलाहकारी नहीं है, कांत में शुड का प्रयोग नहीं होता, कांत प्रयोग करता है ऑट का, ऑट, यू ऑट टू डू दिस। क्यों? क्योंकि नियम बनने के बाद तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो कांत की नैतिकता कैसी है? कांत की नैतिकता बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। यह सलाहकारी नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है अपने नेचर में। इसलिए कांत में क्या होता है, इसमें शुड की जगह ऑट का प्रयोग होता है। यह नियमों के आधार पर मनुष्यों को क्या करती है, आदेशित करती है। नियम बन गया तो क्या करती है, आदेश देती है, किस नियम का तुमको क्या करना होगा, पालन करना होगा। सार्वभौमिक नियमों का सभी दशाओं में पालन करने की बाध्यकारिता के कारण यह नैतिकता कैसी है, आदेशात्मक है। सार्वभौमिक नियमों का सभी दशाओं में पालन करने की बाध्यकारिता के कारण यह नैतिकता आदेशात्मक है। इसको कमांड थ्योरी कहते हैं। कमांड, इससे मिलता जुलता धर्म सिद्धांत है डिवाइन कमांड, दैवी आदेश का सिद्धांत। अल्लाह ने कहा इसलिए क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो जैसी कैसी नैतिकता है इस्लाम की, इस्लाम की नैतिकता कैसी है, डिवाइन कमांड थ्योरी। अल्लाह ने कहा तो उसमें अब कोई चूं चपड़ नहीं, जैसे बताया है अक्षरशः वैसे क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक वैसी ही जैसे डिवाइन कमांड थ्योरी है, वैसे कांत रैशनल कमांड थ्योरी बना रहा। रैशनल धर्म में कमांड कैसे आया है, फेथ से। अल्लाह में फेथ से कमांड आया है, भगवान को मानते हैं, उसमें हमारी आस्था है, इसलिए हम उसके कमांड का पालन करेंगे। वो डिवाइन कमांड है। यहां रैशनलिटी के कारण हमने नियम बनाया है। किससे बनाया नियम, मानव की बुद्धि से, रीजन से। इसलिए उस रीजन से बने नियमों का सभी मनुष्य क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो यह नैतिकता अपने स्वरूप में कैसी है, यह नैतिकता अपने स्वरूप में धार्मिक आदेशों की नैतिकता के समान है। अंतर सिर्फ यह है, धर्म के आदेश ईश्वरी हैं तो कांत की नैतिकता के बौद्धिक।
धार्मिक आदमी क्या करता है? भगवान की बताई गई बात का पालन करता है। कई बार हम लोगों ने रमजान के महीने का जिक्र किया इस संदर्भ में। दुनिया भर के मुसलमान एक साथ एक दिन रोजा शुरू कर देते हैं और एक तरह के नियमों से क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, कर्तव्य के तौर पर। इसी तरह की नैतिकता कैसी है? आदेशात्मक है। जहां आप नैतिकता को कैसे लेते हैं कि अल्लाह का आदेश है, पैगंबर का आदेश है कि 9वां महीना पवित्र है, क्योंकि इसी के बाद पहले दिन पैगंबर मोहम्मद को कुरान रिवील हुआ था। अल्लाह के फरिश्तों ने कुरान की आयतें उन पर उतारी थी, तो इसलिए पवित्र महीना है, इसमें हमको ऐसा करना होगा। और इसका एक भाग कौन सा था? इसका एक भाग था, ये तो हो गया आदेशात्मक। दूसरा भाग कौन सा है? निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है अपवाद रहित। अपवाद रहित। अपवाद रहित का मतलब परिणाम अच्छा आए तो भी, परिणाम बुरा आए तो भी। आप नियम बदल नहीं सकते, आदेश बदल नहीं सकते। अपवाद रहित, परिणामों से अप्रभावित। इसलिए आगे चलकर हम इसकी गीता से तुलना करेंगे। गीता में भी कृष्ण कहते हैं परिणामों से विचलित मत हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कांत की नैतिकता आदेशात्मक है और कांत की नैतिकता अपवाद रहित है। इस कारण इस नैतिकता को क्या कहा जाता है? कैटेगोरिकल इंपरेटिव या निरपेक्ष आदेश की नैतिकता। इसमें आइदर और नहीं होगा। जो नियम बन गया वो सभी मनुष्यों के लिए सभी दशाओं में लागू होगा और मनुष्यों को उसका पालन करना ही होगा। उसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दूसरा शब्द क्या है? कठोर नैतिकता है ना, रिगरस एथिक्स है। और आकारिक है। कठोर नैतिकता है और आकारिक नैतिकता है। देखो, आकारिक का मतलब यह है, नैतिकताएं दो तरह की होती है ना? आकारिक वाली बात पहले बता दे रहे हैं। नैतिकता दो प्रकार की होती है। एक कैसी? तात्विक, और दूसरी आकारिक। एक सब्सटेंटिव और दूसरी फॉर्मल। सब्सटेंटिव और फॉर्मल। जो सब्सटेंटिव नैतिकता होती, तात्विक नैतिकता, ये क्या चाहती है? ये नैतिकता है सकारात्मक परिणाम वाली नैतिकता। जैसे मिड डे मील, जैसे मनरेगा,
क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नियम बनाएंगे। जो लोग गांव में रहते हैं, 180 दिन का भी रोजगार नहीं है, 100 दिन का नहीं है, उनको क्या करें, रोजगार दे दें। जिनके बच्चे पोषण वाला खाना नहीं पाते उनको मिड डे मील दे दें। क्या चाहते हैं हम सकारात्मक परिणाम लाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, टारगेट ग्रुप चुनते हैं और टारगेट ग्रुप के लिए जो परिणाम लाने वाला काम होगा उसको करते हैं। क्या महत्व है इसमें, इस वाली नैतिकता में ना, नैतिकता किस पे काम करती है, हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक टारगेट ग्रुप होगा और इसके संदर्भ में वांछनीय या लक्षित परिणाम होंगे। जब तक ये परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वो नियम चलेंगे। परिणाम प्राप्त हो गया तो नियम बंद हो गए। मान लीजिए एक दिन भारत में क्या हो जाए, सब लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाए तो मिड डे मील क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर सबके पास रोजगार आ जाएगा तो मनरेगा बंद हो जाएगा। ये टारगेट ग्रुप है, उस ग्रुप में रहोगे तभी तुम्हारे पर नियम लागू होगा। तुम गरीबी रेखा से ऊपर आए, तुम्हारा बीपीएल वाला कार्ड खत्म हो गया। ऐसी नैतिकता जो लक्षित वर्गों समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है और जो वास्तविक दशाओं पर ज्यादा जोर देती है। क्या समाज में देखो किसकी दशा क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग नियम बनाओ। नियम भी क्या करो, तब तक काम करेंगे जब तक वो वर्ग उस दशा में रहेगा। उस दशा से ऊपर आ गया तो नियम खत्म। इस नैतिकता को हम कहते हैं सब्सटेंटिव। तो जितने तुम्हारे आरक्षण का नियम है, सकारात्मक भेदभाव का नियम है, ये सब क्या है, तात्विक नैतिकता है। इसमें आता है जैसे तुम्हारा आरक्षण, जैसे अम्बेडकर ने एक खास तरह के आरक्षण के लिए कहा था कि वो अमुक वर्षों तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो अगर आप उस तरह के बात को देखें तो क्या देखें, एक खास वर्ग को मिलेगा और एक खास समय तक मिलेगा, तो हम कहेंगे वो तात्विक नैतिकता है। तो दुनिया में एक नैतिकताएं कैसी हैं, सब्सटेंटिव, जो क्या चाहती, लोगों की जीवन दशाओं में परिवर्तन करना चाहती और क्या मानती हैं कि अलग अलग लोगों की जीवन दशा में परिवर्तन करने के लिए कोई एक नियम काम नहीं करेगा, इसलिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाओ। ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी नैतिकता आकारिक है। ये क्या मानती है, ये नैतिकता मानती है कि परिस्थितियों परिणामों का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होगा। कैसी परिस्थिति है, क्या परिणाम आ रहा है, से कोई संबंध नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे ऐसी नैतिकता डिस्क्रिशनरी हो जाएगी। भारत में किसी राज्य में मुसलमान ज्यादा हो जाएं, उस राज्य में सरकार बनाने लगे तो वहां मुसलमानों का आरक्षण आ जाएगा। जो वोटर होगा उसके हिसाब से क्या होगा, आरक्षण का नियम बनेगा। क्या होगा उसमें, डिस्क्रिशनरी पावर। बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या कहेंगे, हम मुस्लिम कोटा खत्म कर रहे हैं। तो ये जो नैतिकता है, जो तात्विक नैतिकता, इसमें क्या है, विवेकाधीन शक्ति का बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसी नैतिकता निष्पक्ष नहीं रहती। हमको नैतिकता में क्या चाहिए, क्या मानता है, ये मानते हैं हमको नैतिकता में क्या चाहिए, निष्पक्षता। और निष्पक्षता कैसे आएगी, निष्पक्षता आएगी जब हम देश काल परिस्थिति पर ध्यान ना दें और क्या कर दें, सभी मानवों के लिए एक नियम बना दें। ये तभी होगा जब देश काल परिस्थिति से स्वतंत्र नियम। जैसे बताया कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, परिणाम चाहे तुम्हारे लिए अच्छा है चाहे खराब, तुम्हारी जिंदगी पे चाहे उसका सकारात्मक प्रभाव हो चाहे जान बचानी है तो बचानी है।
आकारिक है, नियम है। इसमें तुम विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इसमें विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग। सरकार क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, तय करेंगे कौन सा लक्षित ग्रुप होगा, किसको क्या फायदा मिलना चाहिए। तो इस नैतिकता में क्या आता है, इसलिए इस नैतिकता में अक्सर क्या आ जाता है, विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। कांत एक ऐसी नैतिकता बनाना चाहता है इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा। हर दशा में, हर आदमी के लिए, हर देश काल में नियम समान और फिक्स्ड रहेंगे। तो इसमें किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। ऐसी नैतिकता जो परिस्थितियों पर, देश काल पर किसी तरह के ऐसे प्रभावों को कंसीडर नहीं करती, उस नैतिकता को हम क्या कहते हैं, आकारिक। कैसी नैतिकता है, जैसी आजकल कहां पाते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखना चाहें तो कहां पाएंगे, जैसे खेलों के नियम, जैसे खेलों के नियम। क्रिकेट में अगर भारत और नीदरलैंड का मैच हो तो नियम कैसा होगा, एक। आप ये नहीं कहेंगे नीदरलैंड बड़ी कमजोर टीम है, उसका खिलाड़ी अगर गेंद मारे जमीन से लगती लगती जाए तब भी 6 रन दे देना, उड़ती उड़ती जाए 8 रन दे देना, क्योंकि वंचित है ना। अब भारत वाला उड़ा के मार दे बाउंड्री लाइन तब भी 4 ही देना, उनको 2 बार आउट करना पड़ेगा, 1 बार जीवन दान रहेगा, ठीक है। पहली बार आउट माना ही नहीं जाएगा, दूसरी बार आउट करो, 2 बार आउट करो, करोगे, क्या कहेंगे। चाहे नीदरलैंड की टीम खेले, ऑस्ट्रेलिया की खेले, भारत की खेले, नियम सबके लिए क्या होगा, एक। जैसे दौड़ का नियम है, उसेन बोल्ट अगर भारत का धावक दौड़े 100 मीटर हर बार हरा देगा, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत नाइंसाफी है। सारा गोल्ड मेडल जमैका ही ले जाएगा क्या। हमारी जनसंख्या देखो, जमैका की देखो, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के हिसाब से क्या होना चाहिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल में भारत का 25% कोटा होना चाहिए। हम 25% गोल्ड मेडल लेंगे, उसमें केवल हमारे कैटेगरी के लोग ही शामिल होंगे, कर सकते हो नहीं। तो दोनों नैतिकता अपनी अपनी जगह पर है। ऊपर वाली नैतिकता क्या कहती है, दुनिया में वंचना दूर करनी है, समानता लानी है तो आपको नियम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और नीचे वाली कहती नहीं, खेल की तरह करो जिसमें हम किसी को पहचानते ही नहीं है कि तुम जमैका से हो कि भारत से हो, कहां से हो, क्या होता है, सबके लिए नियम एक है। एक जगह से दौड़ोगे, एक बराबर दौड़ोगे ना, उसी में प्रतिस्पर्धा करके जो आगे जाएगा उसी को हम विजेता मानेंगे। तो कांत की नैतिकता इस तरह की नैतिकता, इसको आकारिक नैतिकता कहते हैं। आकारिक नैतिकता वो है जिसमें आपके रंग, जाति, देश, काल, परिस्थिति, परिणाम, किसी बात से कोई नैतिकता पर कोई प्रभाव ना पड़ता। समझ गए आकारिक। तो सवाल तुमने पूछा था, जैसे तुमको बताया था, जो लॉजिकल रीजनिंग तुम करते हो सब कैसी होती है, आकारिक। उसमें चाहे सभी कुत्ते रख दो, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, चाहे सभी कौवे तोते हैं, चाहे जो रख दो, अगर एक आधार पर निकाला गया निष्कर्ष वैध है, जिसमें 2 सर्वव्यापी आधार वाक्य से, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से तुमने तीसरा स्टेटमेंट निकाला है, तो उसी में चाहे कुत्ते बिल्ली रख दो, चाहे कौवे तोते रख दो, चाहे मगरमच्छ गधा रख दो, सब क्या होगा, उससे निकाला गया निष्कर्ष वैध होगा। क्योंकि हम उसके भीतर रखे गए कौवे तोते पर हम ध्यान देंगे नियम पर जिससे तुम निष्कर्ष निकाल रहे हो। तो वो नैतिकता जो केवल नियमों पर ध्यान देती है उसको हम आकारिक नैतिकता कहते हैं। कांत की नैतिकता भी इस कारण कैसी नैतिकता है, आकारिक नैतिकता। अब देखें कठोर क्यों है, तो समझ गए पहले आप आदेशात्मक क्यों है, अपवाद रहित होने कारण निरपेक्ष है, और आकारिक इसलिए है क्योंकि यह नैतिकता देश, काल, परिस्थिति, परिणाम किसी बात से प्रभावित नहीं होती और निष्पक्षता को आधार मानकर चलती है। दूसरी नैतिकता क्या है, वो सकारात्मक परिणामों को लक्षित करती है। अब कठोर क्यों है यह नैतिकता, कठोर नैतिकता इसलिए है कि मानव में 2 शंकाएं हैं। एक कौन सा है,
एक भावनात्मक और दूसरा बौद्धिक। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और मनुष्य बौद्धिक प्राणी भी है। इसलिए एक नैतिकता कैसी है? एक नैतिकता मानवीय संवेगों पर आधारित है। जैसे आपको बताया, दया, करुणा इत्यादि। और दूसरी तरफ मानव बौद्धिक प्राणी है। यह नैतिकता संवेग विहीन है, क्योंकि बौद्धिकता पर संवेगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यूटन का नियम भावुक आदमी के लिए भी वही है जो गैर भावुक आदमी के लिए, दुखी आदमी के लिए भी वही है, जो खुश है उसके लिए भी वही है। बौद्धिकता संवेग विहीन होती है। इसलिए यह नैतिकता केवल उन्हीं लोगों के द्वारा पालन की जा सकने वाली नैतिकता है जिन्होंने अपने संवेगों, भावनाओं को वश में कर लिया हो। संवेगों, भावनाओं को अगर आपने वश में कर लिया है, तभी आप इस तरह की नैतिकता का पालन कर सकते हैं। संवेग चाहे जैसा हो, आपके निर्णय पर कोई परिवर्तन नहीं हो। यह क्या है? चूंकि यह काफी कठोर लक्ष्य है, इसलिए कांत की नैतिकता संवेग रहित होने के कारण तथा संवेगों पर नियंत्रण करने पर ही संभव होने के कारण कठोर नैतिकता कहलाती है। गीता में कहा गया कि ऐसी नैतिकता कौन कर सकता है? जो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ जिसने क्या कर लिया? अपनी प्रज्ञा को बाह्य प्रभावों में स्थिर कर लिया, बाह्य प्रभावों से इम्यून कर लिया, उससे उसका कोई प्रभाव उसकी प्रज्ञा पर नहीं पड़ता। कांत भी मानता है कि जो संवेग भावनाएं कैसे परिवर्तनशील हैं ना, इधर आप लिख सकते थे ना, ये क्या है? ये
परिवर्तनशील भावनाएं हैं। हमारे जान पहचान का कोई आदमी हुआ, भारतीय हुआ, ज्यादा दया आएगी। पाकिस्तानी हुआ तो दया नहीं आएगी। चीनी हुआ तो हो सकता है बिल्कुल ना आए। तो हमारी दया करुणा कैसी है? पहचान पर निर्भर करती है। उस आदमी के प्रति हमारा भाव क्या है उस पर निर्भर करती है। दुश्मन के लिए अलग होगी, दोस्त के लिए अलग होगी। हमारे संवेग क्या होते हैं? संबंधों से जुड़े हुए। संबंध बदलने में संवेग क्या हो जाते? बदल जाते। मान लीजिए वाकई भारत में हिंदी चीनी भाई भाई रहा होता, या दुनिया में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सफल हो गया होता, चीन हमारा बहुत गहरा दोस्त होता, तो आज जो भारतीयों में संवेग है वो चीन के प्रति वैसे नहीं रहते। ठीक है, अमेरिका के प्रति हमारे संवेग जैसे कोल्ड वॉर के समय थे आज वैसे नहीं है। उस समय चाहते हैं अमेरिका कमजोर हो जाए, रूस मजबूत हो जाए। आज चाहते हैं अमेरिका मजबूत हो जाए। संबंधों की दुनिया में हमारी भावनाएं क्या होती? बदलती रहती। आप वैसे भी देखते हैं ना, आप जिसके साथ कुछ दिन से रह रहे हैं, जब मधुर चल रहा है सब कुछ, कितना प्रेम उमड़ता है, लेकिन उसी के साथ जब कड़वाहट पैदा होती है तो आप उसका किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। संवेग और भावनाएं हमारे संबंधों के आधार पर तय होते हैं। तो अगर आप संवेगों भावनाओं की नैतिकता में जाएंगे तो जैसे संबंध बदलेंगे वैसे नैतिकता भी बदलती जाएगी, और उसकी डिग्री बदलती रहेगी। कितनी दया, कितनी करुणा पैदा भी होगी कि नहीं होगी, इसका आधार अलग अलग होगा। तो इसलिए कांत क्या मानता है कि ये वाली नैतिकता जो परिवर्तनशील भावनाएं है ना, ये नियमों की निरपेक्ष आदेश वाली नैतिकता से क्या है, ये असंगत है। हमको चाहिए नैतिकता नियमों वाली, निरपेक्ष आदेश वाली, जिसमें कोई अपवाद ना हो, बाध्यकारी हो। और यहां क्या पा रहे हैं? संवेग तो बदलते रहते हैं, तो निरपेक्ष आदेश वाली नैतिकता ऐसे संभव नहीं। इसलिए कांत क्या कहता है? कांत कहता है कि नैतिकता के संदर्भ में संवेगों भावनाओं की कोई भूमिका नहीं ना। ये नैतिकता के संदर्भ में संवेगों की कोई भूमिका नहीं। क्या मानता है? नैतिकता केवल बुद्धि से ही संभव है। बौद्धिक आदमी ही नैतिक बन सकता है, जिसने बुद्धि द्वारा अपने संवेगों को क्या कर लिया? वश में कर लिया और नियंत्रित कर लिया, बुद्धि द्वारा शासित हो, बौद्धिक बात केवल करता हो। तो ये ऐसी बात सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इसको कठोर नैतिकता कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत संवेगों को वश में कर लिया था, और बड़े लार्जर गोल के द्वारा वो क्या थे? गाइडेड थे। जबकि उनकी अपने व्यक्तिगत संबंधों वाली दुनिया में तमाम उठापटक हो रही थी, उनके परिवार सदस्यों को तमाम कष्ट दुख उठाने, लेकिन वो उससे विचलित नहीं हो रहे थे। तो कांत मानता है कि जो नैतिकताएं हैं उनका संबंध अगर हम मनुष्यों के संवेगों से छोड़ेंगे तो फिर अलग अलग तरह की नैतिकता का आचरण करते हुए लोग दिखाई देंगे। हमको जिस तरह की नैतिकता चाहिए वो इससे संभव, इसलिए इस नैतिकता को संवेगों का महत्व न देने के कारण कठोर नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। और तीसरी जो बात है इसकी नैतिकता में, इसकी नैतिकता को कहा जाता है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। अच्छा, यही जो नैतिकता है ना, यहां जिसमें क्या होगा, वही नैतिकता का आचरण कर सकता है संवेगों को नियंत्रित कर लिया। जैसे गीता कहती है कि वही नैतिकता का आचरण कर सकता है इसने इंद्रियों को वश में कर लिया। वैसे कांट भी मानता है कि इंद्रियों को वश में कर लिया है, स्वार्थ को वश में कर लिया है, वही नैतिकता का पालन कर सकता है। गीता में उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे,
कांत उसको कहता शुभ संकल्प, इसी को ना शुभ संकल्प। अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं। संकल्प मतलब होता है जहां से डिसीजन लिया जाता है, विल। ठीक है, संकल्प है विल। अक्सर तुम विल पावर की बात करते हो, विल पावर। कांत मानता है कि दो तरह की विल ही नैतिकता के पालन के लिए उचित है। एक को नाम देता है होली विल। होली विल कहता है मान लीजिए, होली कहता है मान लीजिए कोई आदमी ऐसा हो जिसमें शरीर ही ना हो, इंद्रियां ही ना हो, संवेगात्मक पक्ष हो ही ना, तो उसकी विल पर संवेग भावनाओं का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं। तो उसकी विल क्या होगी? बिल्कुल प्योर होगी, पवित्र संकल्प होगा, उसमें जरा भी कहीं परिवर्तन, उसके बनाए नियम कैसे होंगे? अपरिवर्तनशील। कांत कहता है यही संकल्पना ईश्वर की है। धर्मों में जो ईश्वर माना जाता है, ईसाई धर्म में, इस्लाम में, वो अशरीरी है, उसका शरीर नहीं होता, सगुण है लेकिन अशरीरी है। इस्लाम का ईश्वर सगुण है, गुण है उसमें, न्यायी है, इसलिए सगुण है। सगुण मतलब होता है जिसमें गुण हो। तो इस्लाम का ईश्वर कैसा है? सगुण है लेकिन निराकार और अशरीरी है। हिंदुज्म का ईश्वर सगुण भी है और शरीरी भी है। तो इस्लाम और हिंदुज्म के बीच डिबेट इस बात को नहीं कि सगुण और निर्गुण का डिबेट है। डिबेट इस बात का है कि सगुण होते हुए एक ईश्वर को शरीरी मानता है, दूसरा ईश्वर को अशरीरी मानता है। तो ईसाईयत और इस्लाम क्या मानते हैं? जिसमें शरीर होता है वो नश्वर होता है, और जिसमें शरीर होता है वो सीमित होता है। भगवान को शरीरी बनाओगे तो नश्वर भी हो जाएगा और सीमित भी हो जाएगा। जैसे हिंदुओं में जितने देवता थे, ये जितने भगवान थे, शरीरी हुए, सब मरे भी। राम मरे, कृष्ण मरे, सब मरे। शरीर धारण करोगे तो मरना तय। इस्लाम मानता है कि भगवान को मार दोगे तो भगवान के महानता के खिलाफ है, इसलिए वो ईश्वर को शरीरी बनाने, उसको बुत में कैद करने, उसका चित्र बनाने सबके खिलाफ है, क्योंकि आप उससे ईश्वर की सीमितता ले आ रहे हैं, असीमितता को खारिज कर रहे हैं। तो जो ये ईश्वर का आइडिया है धर्मों में, खासतौर पर इस्लाम और ईसाईयत का, वो अशरीरी ईश्वर का है। अब जब ईश्वर में शरीर ही नहीं है तो उसकी कोई भावना भी नहीं है। तो भावना नहीं तो क्या है? तब ईश्वर ने पूरी दुनिया को कैसे बनाया? बौद्धिक नियमों के आधार पर। यह बात 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर हो गई थी। किन्होंने पॉपुलर किया? सबसे पहला आदमी इसको कहने वाला था देकार्त। फिर इसी बात को, जो कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ते हो तुम, पढ़ा है ना कार्टेशियन ज्योमेट्री, वो देकार्त की ज्योमेट्री है। फिर दूसरा आदमी न्यूटन, और फिर बाद में डार्विन, न्यूटन, इन सब ने दावा किया कि भगवान एक घड़ी साज की तरह है। जैसे एक अच्छा घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला मैकेनिक घड़ी में नियम डाल देता है, उस नियम से घड़ी अपने आप चलती रहती है। उसके बाद कभी उसको, जो घड़ी बनाने वाला आदमी, तुम उसको घड़ी में हस्तक्षेप करते हुए नहीं देखते हो। वैसे ही भगवान इस दुनिया को बनाने के बाद दुनिया से क्या हो गया? अलग हो गया। उसने दुनिया में क्या डाल दिया? नियम। अब दुनिया ऑटो पायलट मोड पे क्या हो रही? उन्हीं नियमों से चल रही। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि उन्हीं नियमों को अपनी बुद्धि से समझ लें, क्योंकि नियम कहां समझे जा सकेंगे? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करो, नियम समझ लो। उस नियम को समझ लोगे तो तुम ईश्वरीय नियम को जान लोगे, और उसी के अनुसार तुम क्या करो? आचरण करो, उसी से अपने ज्ञान विज्ञान का निर्माण करो। तो न्यूटन ने दावा किया कि भगवान जो नियम डाल के दुनिया से चला गया वो बल और गति के नियम थे। डार्विन ने दावा किया कि भगवान जो नियम डाल के चला गया ना, वो क्या है? वो स्पीसीज के विकास का नियम है, इवोल्यूशन का नियम डाल के चला गया। उसी इवोल्यूशन के कारण दुनिया में विकास हो रहा है। ठीक है, और अब ये विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया से क्या होता रहेगा। हमारा काम उसी नियम को अगर हम समझ लें तो पूरी बायोलॉजी के आइडिया को हम समझ लेंगे। तो कांत भी वही कह रहा है। कांत कह रहा है कि भाई एक विल तो कैसा होगा? उस आदमी का हो सकता है जिसने दुनिया बनाई हो, उसी के नियम से दुनिया चल रही हो, उसी का डिजाइन है तो सार्वभौमिक है उसका नियम पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि राज्य तो हमने बाद में बनाया।
हमारी पृथ्वी के लिए जो नियम लग रहे हैं कैसे होंगे? एक होंगे। तो ऐसे नियम को बनाने वाला अशरीरी व्यक्ति क्या होगा? उसका जो संकल्प होगा, उस संकल्प में भावना की कोई जगह नहीं होगी। इसी संकल्प को, जो ऐसा संकल्प होगा, कांत क्या कहता है? होली विल। होली विल का मतलब है ईश्वरीय संकल्प। इसे क्या बनती है? इसी से डिवाइन कमांड थ्योरी बनती है। तब भगवान ने मनुष्यों को जो आदेश दिया है वो पूरी तरह से बौद्धिक आदेश है, उसका पालन मनुष्यों को करना चाहिए। लेकिन मनुष्य के स्तर पर क्या कहता है कांत? मनुष्य के स्तर पर कहता है कि मनुष्य की विल होली विल तक नहीं जा सकती, क्योंकि मनुष्य के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर जुड़ते ही हमारी तमाम लिमिटेशन पैदा होगी। शरीर की डिजायर्स हैं, शरीर के साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं। इनको नियंत्रित किए बिना आप नैतिकता का पालन, तो मनुष्य जितना लिमिटेशंस के भीतर रहते हुए अपने इस सारी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाता है। जैसा भारत में लोग कौन करते थे? सन्यासी लोग क्या करते थे? सन्यास ले लेते थे। सन्यास लेने मतलब उन्होंने शरीर और इंद्रियों के नियंत्रण को त्याग दिया। अब शरीर से वो नियंत्रित नहीं होते। उसी तरह की अवधारणा कांत लेके आता, कहता है मनुष्य जिस उच्चतम विल के स्तर पर पहुंच सकते हैं, उस विल का नाम क्या है? यह संकल्प ना, जो क्या है? मनुष्यों में सर्वोत्तम है। इसी को कहता है ये कौन सा विल? गुडविल। तो कांत मानता है इस कठोर नैतिकता का पालन केवल गुडविल वाले मनुष्य ही कर सकते हैं। शुभ संकल्प। हो सकता है ये टर्म आपसे, जैसे कठोर नैतिकता पीसीएस से पूछ लिया, यूपी पीसीएस में, वैसे हो सकता है पूछ ले गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी नैतिकता में क्या भूमिका है। तो आप बताएंगे कांट की नैतिकता बौद्धिक नैतिकता है, कठोर नैतिकता है, और कठोर और बौद्धिक नैतिकता का पालन सभी मनुष्य नहीं कर सकते। इसके लिए कांट ने एक दशा बताई, कहा कि वही मनुष्य इसका पालन कर सकते हैं इनके पास गुडविल है, शुभ संकल्प। कैसा संकल्प है ये? जो परिस्थितियों वगैरह में प्रभावित नहीं होता। तो कैसा संकल्प है ये? अपरिवर्तनशील संकल्प है। इस पर मनुष्य की इच्छाओं का प्रभाव नहीं है। तो ये अपरिवर्तनशील संवेग रहित संकल्प है। इसकी नैतिकता के बारे में आखिरी शब्द, फिर हम उसके अनुप्रयोग पर जाएंगे। आखिरी शब्द है कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। वही इंटरव्यू वाले आदमी को ले आते हैं वापस और देखते हैं ए बी सी, तीन लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे और तीनों ए बी सी ने इंटरव्यू देते जाते समय क्रमशः एक्स वाई जेड की जान बचाई। तीनों ने जान बचाई। ए ने एक्स की जान बचाई, बी ने वाई की, तीनों से हमने पूछा क्यों जान बचाई। एक्स ने कहा करुणा के कारण, दर्द में इतनी बुरी तरह कराह रहा था आदमी,
कि हमसे देखा नहीं गया और लगा कि इंटरव्यू भले छूट जाए। लेकिन जान बचानी पड़ेगी करुणा के कारण। वाई ने भी जान बचाई, सॉरी बी ने भी जान बचाई वाई की, इसने एक्स की जान बचाई, वाई की जान बचाई। बी ने पूछा तुमने क्यों बचाई? इसने कहा करुणा प्लस कर्तव्य की चेतना। दया आ गई, करुणा उत्पन्न हुई इसलिए, और साथ में ये लगा कि यही हमारा कर्तव्य है इसलिए। तीसरे से पूछा भाई क्यों तुमने बचाई जेठ की जान? इसने बताया केवल कर्तव्य की चेतना से, कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटी से। पूछा क्यों बचाई? कहा मेरा कर्तव्य है इसलिए। पहले ने कहा इसलिए बचाई क्योंकि मुझे दया आई, करुणा उत्पन्न हो इसलिए बचाई। दूसरे ने कहा करुणा भी आई और लगा कि मेरी ड्यूटी भी है। तीसरे ने कहा ड्यूटी के लिए। कांत कहेगा इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं, इसका भी कोई नैतिक मूल्य नहीं, केवल इसी का नैतिक मूल्य। यानी दो जो जान बच गई तुक्के से। एक्स वाई की जान कांत कहेगा बचाने में कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता होती है कर्तव्य की चेतना से। कैसी कर्तव्य की चेतना? जो अनअडल्टरेटेड है, जिसके बदलने की कोई संभावना नहीं। तो ये वाली कैसी है? ये क्या है? ये एक तरह का तुक्का है। आज बच गई, कल बचेगी कि नहीं बचेगी पता नहीं, तुक्का है। क्या है ये संभाव्य विकल्प है, कॉन्टिंजेंट है। संभावना है कि कोई आदमी जाता रहे और करुणा के आधार पर जान बचवाओगे तो आदमी को करुणा आ जाएगी तो जान, करुणा नहीं आएगी जान नहीं बचेगी। इसलिए कांत इस नैतिकता को नैतिकता नहीं मानता, क्योंकि नैतिकता तुक्के वाली और संभाव्य नहीं हो सकती। नैतिकता कैसी होनी चाहिए? निश्चित। नैतिकता गारंटी पर चलनी चाहिए। जैसे हम बीमा करवाते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं बीमा करवाया इतने का, अब मर गए तो उतना तो कम से कम मिलेगा, गारंटी। जैसे बीमा में गारंटी मिलती है, वैसे नैतिकता क्या देगी? गारंटी देगी। जैसे तुम्हारे अधिकार कैसे संभाव्य की गारंटी वाले, फंडामेंटल राइट क्या है? गारंटी है। सभी दशाओं में तुम्हारे फंडामेंटल राइट की क्या होगी? रक्षा होगी। यहां तक कि आर्टिकल 21 आपातकाल में भी स्थगित नहीं होगा, गारंटी मिली हुई हमको। वैसी गारंटी कांत कहता है इससे नहीं मिलेगी। ये तो संभावना है, किसी की मर्जी पर तुम छोड़ रहे हो, करुणा दया पर, इससे नैतिकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नैतिकता कुछ लोगों के लिए नहीं है। दूसरा कहता है इसमें कर्तव्य की चेतना तो है, लेकिन कर्तव्य की चेतना जब अकेले पर्याप्त है तो उसके साथ करुणा जोड़ने की, इसका मतलब इस व्यक्ति में भी कर्तव्य की चेतना एब्सोल्यूट नहीं है। ये संभावना है कि करुणा से बचा दिया हो, संभावना है कर्तव्य की चेतना से बचा दिया हो, तो इसलिए इसमें भी कांत कहेगा इसका भी नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी किसका? इसमें भी निश्चितता, इसमें भी आकारिकता, इसमें भी कठोरता, इसमें भी शुभ संकल्प का क्या है? अभाव है। जान बच गई है लेकिन शुभ संकल्प नहीं। शुभ संकल्प होता है जो भावनाओं को क्या कर लेता है? नियंत्रित। इसमें आदमी बचा रहा है जान, लेकिन भावना है उस पर हावी। और तीसरे वाले में कर्तव्य की चेतना से कैसी है ये शुभ संकल्प की नैतिकता है। कांत कहेगा ऐसे पूछोगे क्यों जान बचाई, क्या कहेगा? कर्तव्य के लिए कर्तव्य। क्यों बचाया जान तुमने? क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। तो कांत कहेगा कि नैतिकता में जो नैतिकता का पालन करते हैं वो
नैतिकता का पालन केवल और केवल कर्तव्य की चेतना से करते हैं। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। तो कांत की नैतिकता ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी की। इसका एक और उदाहरण दिया जाता, इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य के सिद्धांत का। मैं इसी का एक दूसरा बनाऊंगा अगर बनाता तो। और क्या लिखता उसमें एबीसी लिखता, फिर से लिखता है एक आदमी ने इसलिए जान बचाई क्योंकि उसका सगा संबंधी था। दूसरे ने इसलिए जान बचाई क्योंकि आदमी ने दावा किया कि मेरी जान बचाओ 5 लाख रुपया दूंगा। तीसरे ने जान इसलिए बचाई क्योंककि उसको लगा कि इसका जान बचा के जाएंगे, फोटो खींच के इंटरव्यू में दिखाएंगे कि सर हम इसलिए इंटरव्यू में देरी हो गई हमको कि भाई घायल आदमी की जान बचाने लगे, इससे क्या होगा, इंटरव्यू में मार्क्स मिलने की संभावना। और चौथे आदमी ने बिना सोचे विचारे जान बचाई। तो जो 3 आदमी हैं किस लिए जान बचा रहे हैं, किसी न किसी परिणाम के लिए, जबकि चौथा आदमी सिर्फ कर्तव्य के लिए। तो कांत कहेगा वो 3 आदमी जिसने एक 5 लाख रुपए के लिए, एक इंटरव्यू में अपनी सफलता के लिए और एक उसका रिश्तेदार था इसलिए जान बचाई, वो तीनों कृत्य नैतिक नहीं। यद्यप तीनों परिणाम एक समान आ रहा है, जान तीनों बार बच जा रही, लेकिन नैतिक नहीं है। वही कर्तव्य नैतिक है जिसमें, या वही आचरण नैतिक जिसमें कर्तव्य की चेतना से नैतिकता का पालन किया गया। इसी को कहते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। तो 2 बातें इसमें हैं, एक तो आपके साथ कोई संवेग जुड़ा होना नहीं चाहिए, और दूसरा एक शर्त क्या हो गई, संवेग रहितता, और दूसरा ऐसी नैतिकता जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न संवेगों के अधीन करता है और न परिणामों के लिए करता है। उस नैतिकता को कांट कहता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। सेम इसी का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया कि तुम्हारे सामने खड़े हुए लोगों के प्रति भावुक मत हो, संवेग छोड़ दो और परिणाम की चिंता मत करो कि युद्ध हारोगे कि जीतोगे। परिणाम छोड़ दो, संवेग छोड़ दो, और क्या करो, अपने कर्तव्य का। तो अर्जुन की नैतिकता भी कैसी है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता। सेम वही कांत की, संवेग छोड़ दो और परिणाम छोड़ दो। संवेग और परिणाम छोड़ दोगे तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत बचेगा। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ी बात कांत के अनुप्रयोग पर करेंगे। आज इस तरह की नैतिकता का पालन क्यों नहीं होता है, कहां होता है और कहां नहीं होता, इस पर कुछ बात करेंगे।